चलिए सारे बच्चे लाइव आ जाइए। आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ योर आईसी इंजन। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? चलिए सारे बच्चे फटाफट जुड़िए मेरे साथ सो दैट हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करें। कम ऑन सारे बच्चे फटाफट लाइव आइए। गुड इवनिंग सो ब्लास्टर। देखो अब ना आप लोग का मेहनत का रंग नज़र आएगा, ठीक है? क्या ऑडियो वीडियो मेरा क्लियर है? सो ब्लास्टर एक बार मुझे कंफर्म करिए। गुड इवनिंग सो ब्लास्टर। चलो सही है, मेरे तरफ से ऑल क्लियर है। अगर कोई इशू होगा किसी भी तरह का, लाइक वीडियो में बफरिंग हो रहा है या ऑडियो आप लोगों को क्लियर नहीं आ रहा है, इको आ रहा है, तो लेट मी नो, एक बार मुझे कंफर्म करिए सो दैट मैं उसको ठीक करूं, ठीक है? एंड हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। यस नेगी, आईसी इंजन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको समझने में, ठीक है? क्योंकि आप थर्मो पूरा देख चुके हैं, ठीक है? चलिए यस सर क्लियर है। तो देखो आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, आईसी इंजन। थर्मोडायनेमिक्स इतना बड़ा ये सब्जेक्ट नहीं है, उससे थोड़ा छोटा है उसके कंपेयर में अगर बात करेंगे तो। इसमें अगर लेक्चर का मैं बात करूँगा तो आप लोग को याद होगा, अगर मैं आईसी बात करूँ थर्मोडायनेमिक्स में, ऑलमोस्ट हमको लग रहा कि 20+ तो लेक्चर चली गया होगा, है ना? और कुछ लेक्चर आपका 2 घंटा का भी है, 2.5 घंटा का भी है, 1 घंटा से ज़्यादा का ही है, राइट? इतना बड़ा ये लेक्चर नहीं होगा, ये ज़्यादा ज़्यादा मुझे लग रहा है कि 25 आवर तक जाएगा आपका, ठीक है? उससे बहुत कम जाएगा। तो अगर मैं 2-2 घंटा करके पढ़ाऊँ तो मुझे लग रहा कि 10 दिन में ही कंप्लीट आपका हो जाएगा। क्लियर? तो और लेकिन अदर एंड ये बेसिकली पूरी तरह से थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन इन सेंस, सब जो भी आप थर्मोडायनेमिक्स स्टडी किए हो, अलग अलग लॉ के बारे में जितना हम लोग प्रोसेस देखे हैं, जैसे आइसोबारिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, एडियाबेटिक हो गया, पॉलीट्रोपिक हो गया, जो हम लोग कार्नोट साइकिल वगैरह पढ़े हैं, कार्नोट साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, उन सब का ही यहाँ पे यूज किया जाता है। बिकॉज यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे इंजन के बारे में ही, और इंटरनल कंबसन इंजन है, नाम से पकड़ो आईसी, आई फॉर इंटरनल, सी फॉर कंबसन, ई फॉर इंजन तो है ही आईसी इंजन। मतलब ऐसा इंजन जिसमें हम लोग कंबसन जो कर रहे हैं वो इंटरनली कर रहे हैं, अंदर में ही जल रहा मेरा फ्यूल, अंदर में ही जल रहा मेरा फ्यूल, उस तरह के इंजन को हम लोग इंटरनल कंबसन इंजन कहते हैं। इंटरनल कंबसन मतलब जला रहे हैं, जो मेरा केमिकल एनर्जी है फ्यूल का, उससे जो हम लोग हीट एनर्जी बना रहे हैं, उसके थ्रू हम लोग, या तो आप कोई टरबाइन को चला रहे हो, या कोई इंजन को चला रहे हो, या कोई भी आप काम करो, आपके जो पिस्टन सिलेंडर का शाफ्ट है उसको आप रेसिप्रोकेट करवा रहे हैं, जो हम लोग जैसे बाइक आप चलाते हो, तो बाइक में आप बताइए इंटरनल है एक्सटर्नल है? तो आप खुद ही समझो कि सर जी जो फ्यूल हम लोग अंदर डालते हैं वो अंदर में ही जलता है, तो कंबसन क्या हो रहा है, एक्सटर्नल या इंटरनल? तो आप बोलेंगे सर जी अंदर में मेरा फ्यूल जल रहा है, यानी कि इंटरनल। बाकी कंबसन हो रहा है, उसी से तो आपका इंजन चलता है, उससे जो हीट एनर्जी मिल रहा है उससे आपका इंजन चल रहा है, यानी कि इंटरनल कंबसन इंजन का एग्जांपल हो गया आपका बाइक या कार या और ऐसा इंजन जो कि इंटरनली वो हीट को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल। फ्यूल ही डालते हैं, पेट्रोल डीजल ये सभी, कोल हो गया, ये जितनी तरह का है वो आपका क्या है, एक तरह से केमिकल एनर्जी उसके अंदर रहता है, उससे हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम लोग वर्क डन लेते हैं। शाफ्ट को रोटेट करवा के या रेसिप्रोकेट करवा के जैसे भी कराना है, ये आपकी बात है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? तो इसीलिए यहाँ पे पूरा का पूरा एक तरह से आप बोल सकते हो कि बेसिकली ये अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स इसको कह सकते हैं हम लोग, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, जो हम लोग वहां पढ़े हैं उसी चीज का है। तो जो बच्चा थर्मो को पढ़ा है उसके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। आप देखोगे उसी को चेंज करके, उसी कार्नोट साइकिल का हम लोग 10 को आज हम लोग वर्जन देखेंगे। समझ आई मेरी बात कि नहीं? होता ना भाई, पुराना मूवी को फिर से नया रीमेक करा जाता है, सेम चीज़ है, उसमें कुछ कमियों को दूर करके। आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं केमिस्ट्री वगैरह में, बहुत सारा ऐसा, या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, तो एटॉमिक थ्योरी अलग अलग के द्वारा दिया गया है कि भाई पहले ये बताया गया कि ऐसा होगा स्ट्रक्चर एटम का, फिर कोई बताया नहीं नहीं ये गलती है, उसने ठीक करके ये करा। सेम यहाँ चीज करेंगे। टारगेट मेरा क्या रहेगा? इफिशिएंसी, मैक्सिमम इफिशिएंसी अचीव करना। तो हम लोग किसको फॉलोएंगे? यू नो दैट कि अगर मुझे मैक्सिमम इफिशिएंसी चाहिए हम लोग किसको यूज करते हैं? कार्नोट साइकिल को।
कार्नोट साइकिल मेरा क्या था, एक हाइपोथेटिकल था, रियल में नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली उस साइकिल का यूज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये पता है कि उससे मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा अगर ऐसा साइकिल बना लिए तो हम लोग हमेशा जो भी साइकिल बनाते हैं उसका टारगेट ये रहता है कि वो मेरा कहीं ना कहीं जो है वो आपके कार्नोट की तरह बिहेव करे, यानी कि कार्नोट की तरह जैसा बना पाए, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल बना दिए। जैसे इसमें आपका आइसोथर्मल होता है और आपके रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता है, जो दोनों आपस में एक फास्ट प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस, और दोनों एक जैसा हो नहीं सकता एक साथ एक ही स्ट्रोक में, फास्ट और स्लो पॉसिबल नहीं है, तो मेरा इम्पॉसिबल डिवाइस है, प्रैक्टिकली उसको पॉसिबल नहीं करा जा सकता है। तो हम लोग, लेकिन हाँ उससे मैक्सिमम इफिशिएंसी तो मिलता है ना, तो क्या ऐसा कोई साइकिल बनाया जा सकता है कि उसमें प्रैक्टिकल हो लेकिन इफिशिएंसी हम लोग अचीव करें मैक्सिमम, यानी कार्नोट की तरह? समझिए मेरी बात की नहीं? तो एक स्टैंडर्ड मान के सब इसी के आसपास जाता है, तो उसी में जो 4 प्रोसेस होता है ना, उसी में हम लोग वेरी करेंगे। कांस्टेंट प्रेशर जो मान लो जो आइसोथर्मल है उसमें कांस्टेंट प्रेशर ले लेंगे, कभी कभी कांस्टेंट वॉल्यूम ले लेंगे, कभी जो एडियाबेटिक है रिवर्सिबल एडियाबेटिक उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम डाल देंगे, चेंज करेंगे और देखेंगे कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है मैक्सिमम एफिशिएंसी लाने के लिए। मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रहा है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, तो वही चीज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चा मात्र 4 ही आ रहा है, बस 4 ही को इंटरेस्ट है क्या? और फिर से क्लास के स्टार्ट में आपको बता दे रहा हूं, रेगुलर आपका क्लास अब से 2 टाइम आपका रहेगा जो मैं लेने वाला हूं। एक आपका रहेगा 7 से लेकर 9 बजे, ठीक है, और एक रहेगा आपका 10:30 बजे। 10:30 बजे से लेकर आपका जितना आप टाइम मुझे दोगे, हम लोग लिमिट रखेंगे 12 बजे तक, ठीक है, 12 बजे तक। तो ये आपका 2 घंटा, यहाँ पे 1.5 घंटा। बाकी अगर हम लोग का छोटा टॉपिक रहे तो 1 घंटा में ही छोड़ दूंगा, और छोटा रहे तो हाफ आवर में ही छोड़ दूंगा। क्लियर माई पॉइंट और नॉट? और डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो 12 बजे तक पढ़ा दिया जाएगा। तो ये 2 टाइम में आप रेगुलर आप लोग का क्लास चलेगा, ठीक है, रेगुलर आपका क्लास चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, आईसी इंजन को। तो सबसे पहले सर जी आईसी इंजन ये तो समझ गए, इंटरनली हम लोग यहाँ पे जला रहे फ्यूल को, कोई भी किसी तरह का फ्यूल आप जला रहे, ठीक है। तो सर इंजन क्या होता है वो पहले बताइए, क्योंकि अभी तक हम इंजन को डिफाइन अभी तक नहीं किए, हम लोग थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन किए। वो जो हीट होता है उसको डिफाइन किया गया, वो कैसे मोशन करता है, कैसे किस फॉर्म ऑफ एनर्जी से किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये सभी चीज। और उसके लिए सिस्टम सराउंडिंग इसको मानते हैं, किस तरह का सिस्टम होता है, किस तरह का वर्क डन किया जाता है उससे, किस तरह का हीट ट्रांसफर किया जाता है, कितना तरह का एनर्जी होता है, उन सब के बारे में डिस्कस किए थे, राइट। यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया गया था उसमें, और इंटरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, क्वालिटी के बारे में देखे अभी तक, लेकिन इंजन को अभी तक डिफाइन नहीं किया गया। तो अगर मैं इंजन को डिफाइन करूंगा तो इंजन देखो यहाँ पे सिंपल लिख दिया गया, आप भी पढ़ सकते हो, डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब कि इंजन जो होता है, कोई भी दुनिया में जो इंजन होता है वो क्या करता है, वो देखो यू नो दैट की एनर्जी जो होता है उसको कभी भी दुनिया में, क्योंकि यू नो दैट मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया हूं कि सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड करके क्या होता है, यूनिवर्स होता है। और हम लोग का भी, जैसे हम हो गए सिस्टम, मेरा 4 हो गया सराउंडिंग, और पूरा यूनिवर्स मतलब पूरा सारे प्लेनेट गैलेक्सी वगैरह सब कुछ लेके आपका यूनिवर्स हो गया। तो यूनिवर्स का एनर्जी कभी भी लॉस भी नहीं होता है, आपको पता है कि कभी वो खत्म नहीं होगा, ना क्रिएट कर सकते हैं ना एनर्जी को यूनिवर्स का, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम जो भी एनर्जी देते हैं आपके किसको, इंजन को, वो बस एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइक आपने क्या करा, फ्यूल डाला, तो फ्यूल के अंदर क्या है, केमिकल है एनर्जी। कैसा है, केमिकल एनर्जी है। तो वो क्या करेगा, कंबसन करेगा, उसको जलाएगा, उससे होगा क्या प्रोड्यूस, हीट होगा, फ्यूल से हीट प्रोड्यूस होगा, और उस हीट एनर्जी से वो पिस्टन को धक्का देगा, वो रेसिप्रोकेट करेगा, आगे पीछे जाएगा, और आपका इंजन चल पड़ेगा और आपका गाड़ी चलने लगा। तो आपने क्या करा, आप बस जो भी एनर्जी है, एनर्जी के फॉर्म को आपने चेंज करा, वन ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी से लेकर दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी को चेंज करते हैं। लेकिन भाई इंजन तो दुनिया में हजारों इंजन होता है, हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ने वाले, सिर्फ और सिर्फ आईसी इंजन को टारगेट करेंगे। तो बात करेंगे सर आईसी इंजन में हम लोग भाई इंटरनल कंबसन। अभी कंबसन कब होगा, कंबसन मतलब जलाया जा रहा है, जलाने के लिए क्या मुझे जरूरत पड़ता है, हीट का, टेम्परेचर तो उससे निकलता है, टेम्परेचर डिफरेंस का बोलते हैं हीट फ्लो होता है, लेकिन मेनली आपका यहाँ पे कंबसन करने के लिए हीट का रिक्वायर्ड होगा। यानी कि मुझे अब ऐसा इंजन के बारे में पढ़ना है जहां हीट इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हीट इंजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बोलेंगे सर ठीक है इंजन तो समझ गए, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे बात करेगा हीट इंजन, मतलब यहाँ भी इंजन तो आ रहा है, मतलब ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। लेकिन सर आगे हीट लग गया, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब यहाँ पे हम लोग वैसे ही एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे जिसके अंदर क्या रहेगा, हीट रहेगा, यानी कि थर्मल, थर्म मींस होता है हीट, मैं आपको समझा दूंगा, थर्मोडायनेमिक्स,
थर्म माने हीट, तो थर्म मतलब क्या था, हीट, यानी कि थर्मल एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, थर्मल एनर्जी का यूज करके दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि वर्क में कन्वर्ट करेंगे, वर्क एनर्जी में करेंगे, तो कोई भी यूजफुल वर्क में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब ये यूजफुल वर्क आपका रोटरी भी हो सकता है और रेसिप्रोकेटिंग भी हो सकता है। अच्छा, क्या कोई बच्चा ये जानता है जो रेसिंग कार होता है, F1 रेस वगैरह आप जानते होंगे, हाई स्पीड जो कार होता है, उन सब में क्या यूज किया जाता है, उसमें रोटरी इंजन यूज किया जाता है। तो ये रहा आपका रोटरी इंजन। क्या है ये, आपका रोटरी इंजन है। रोटरी मतलब घूमता है। मैं आपको एनिमेशन इसके लिए लाया हूं, यहाँ पे एनिमेशन बेसिकली ये जो दोनों आप देख सकते हो ना, ये दोनों फिगर, ये एनिमेशन था, यहाँ चलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं रेसिप्रोकेटिंग इंजन कैसा होता है। देखो, ये अगर आप लोग को यहाँ से क्लियर विजुअल होगा तो आप शायद देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या आपका रेसिप्रोकेटिंग इंजन है। ये आपका क्या है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन है। इसमें देखो ये पूरा रेसिप्रोकेट आपका, सॉरी रोटरी इंजन है, आई एम सॉरी, ये रोटरी है, रोटरी, ये घूम रहा है। क्या ये आपका रोटरी इंजन है। आई होप सो कि आप लोग को दिख रहा होगा विजुअल, ठीक है, ये क्या आपका रोटरी इंजन है, ये क्या आपका रोटरी इंजन है। क्लियर माई पॉइंट और नॉट, आई होप सो जो मैंने आप लोग को दिखाया वो दिख गया होगा। तो क्या है, ये आपका रोटरी इंजन है जो कि घूम रहा है, ठीक है, क्या है ये, घूम रहा, रोटरी इंजन है। क्लियर माई पॉइंट और नॉट, तो घूम रहा मतलब ये क्या करेगा, रोटरी करके एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, और कैसा, चूंकि हम लोग बात करें हीट इंजन का, तो हीट इंजन यानी कि थर्मल एनर्जी को लेगा। अब बोलेंगे सर थर्मल एनर्जी मिलेगा कहां से, ये जो मैं बोल रहा हूं ये थर्मल एनर्जी, ये थर्मल एनर्जी कहां से मिलेगा सर, एक सेकंड, ये जो थर्मल एनर्जी है वो मिलेगा कहां से, यानी कि थर्मल से, थर्मल में हीट एनर्जी कहां से मिलेगा, फ्यूल से मिलेगा। जो आप तेल जला रहे हो, जो भी फ्यूल है, चाहे वो पेट्रोल रहे, डीजल रहे, कुछ भी आप जला रहे हो, कोल जला रहे हो, वो फ्यूल के आएगा, पेट्रोलियम में जो भी आ जाता है, समझ है मेरी बात की नहीं, उसके बाद आपको हीट जनरेट करना है, उसे हीट मिल गया, हीट एनर्जी, वो क्या करेगा, थ्रू कंबसन, क्योंकि आप जो हीट दिए उसको कंबसन कराने में हेल्प करेगा, उसको जलाएगा, और जलाने से वो आगे चलकर यूजफुल वर्क, जैसे पिस्टन को, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या आता है आपको ये भी पता, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए मैंने कहा थर्मोडायनामिक्स का स्टडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट होना इंपॉर्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो पिस्टन आगे पीछे मूव करेगा, तब भी डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर वो घूमेगा तब भी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि याद होगा मैं क्या बताया था, किस तरह का कोई अगर हम लोग ले लेंगे, इस तरह का रोटरी कोई भी शाफ्ट है और ये घूमेगा, और आगे चलकर मैं रस्सी बांध दूं और एक वेट लगा दूं, तो ये घूमेगा, तो क्या होगा, रस्सी से वेट मेरा आगे ऊपर नीचे जाएगा, मतलब यहां भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एक हो गया रोटरी इंजन, और दूसरा होता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन। रेसिप्रोकेटिंग इंजन मतलब जो आप फिगर देख सकते हो, मैं इसका भी एनिमेशन आप लोग को दिखा रहा हूं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये रहा रेसिप्रोकेटिंग इंजन, ये जो आप अभी देख रहे हो ये क्या मेरा रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, ये आपका क्या हो गया, रेसिप्रोकेटिंग इंजन हो गया। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, ये मेरा रेसिप्रोकेट मतलब ऊपर नीचे जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये मेरा रेसिप्रोकेट कर रहा है। ये कैसा इंजन हो गया, मेरा रेसिप्रोकेटिंग इंजन हो गया। रेसिप्रोकेटिंग इंजन मतलब क्या हो जाता है कि जो मेरा रेसिप्रोकेट करता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, जो मेरा रेसिप्रोकेट करता है वो क्या हो जाता है, मेरा रेसिप्रोकेटिंग इंजन हो जाता है। क्लियर, चलिए ये दोनों एनिमेशन आपको समझ आया कि नहीं बताइए मुझे, आप लोग कम से कम कमेंट किया करो, ठीक है, मुझे पता होना चाहिए कि अगर बच्चा देख रहा है तो वो बच्चा को समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, जब तक आप मुझे बताओगे नहीं, हाँ कि नहीं, नो, ठीक है, तो ट्राई टू रिप्लाई, जब जरूरत पड़े तभी रिप्लाई करो, ये नहीं कि हमेशा आपको पढ़ाई में ध्यान देना है, कमेंट वगैरह में नहीं, लेकिन क्या करो एटलीस्ट। रेसिप्रोकेट मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, तो दोनों तरह का आपका इंजन यहाँ पे हो सकता है, इतना आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग हीट इंजन को इसी बेसिस पे कि जो हम लोग कंबसन कर रहे हैं वो कंबसन कितने तरीके से किया जाता है। कंबसन मतलब अंदर में फ्यूल को जलाया जा रहा है, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल को हम लोग उसको थर्मल एनर्जी पे ला रहे हैं। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं थर्मल एनर्जी में, थ्रू दी कंबसन, थ्रू कंबसन कर रहे हैं। तो कंबसन हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्या करा गया, हीट इंजन को डिवाइड करा गया। अभी हम लोग ऐसे इंजन तक पहुंचे नहीं है, अभी आप पहले हम लोग इंजन समझे फिर हीट इंजन समझे। अब हीट इंजन को हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो फ्यूल को जलाएं और फ्यूल को जलाए, फ्यूल के अंदर है केमिकल एनर्जी, उसको जलाया गया, क्या क्या कंबसन किया गया, और कंबसन से जला के हम लोग हीट एनर्जी लाए, और इसी हीट एनर्जी वर्क डन करवा रहे हैं रोटरी या फिर रेसिप्रोकेटिंग में। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कंबसन हम लोग दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है इंटरनल कंबसन और एक हो जाता है मेरा क्या, एक्सटर्नल कंबसन। क्या हो जाता है मेरा, इंटरनल कंबसन और एक्सटर्नल कंबसन। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा बार बार स्टूडेंट का, मुझे एक बार बताने दीजिए, मैं लाइव क्लास में हूँ। हेलो, हाँ लाइव क्लास में अभी हैं, ठीक है, चलिए। क्योंकि मैं देखो बहुत ऐसा देखा गया है ना कि कोई फैकल्टी अपना नंबर नहीं देता है, ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा कोई इशू नहीं, मैं हमेशा स्टूडेंट को नंबर दे देता हूँ। आप लोग सबके पास नंबर होगा कि कभी भी कोई डाउट रहे, यू कैन कॉल मी, यू कैन, ठीक है, आस्क मी एनी क्वेश्चन,
लेकिन ट्राई करना कि जब भी नंबर दिया जाए, इसका मतलब ये नहीं कि नंबर मिल गया सर का तो मैं कॉल ही कर दूँ। आप पहले ट्राई करना कि अपना डाउट व्हाट्सअप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू पूछो। अगर वो चीज़ नहीं होता है या फिर कुछ इमरजेंसी है तभी जाके आप कॉल करो, क्योंकि देखो ये सबको देने के बाद यही हो जाता है। मैं आप देखोगे अधिकतर मैं जब क्लास भी लेता हूँ तब भी बच्चा का कॉल आ जाता है, और मैं नहीं मुझे नहीं पता ना कि वो स्टूडेंट किस जोन पे है ना, वो कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहता है, फिर क्या उसके दिमाग में चल रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ रिसीव कर ही लूँ। इजंट इट। चलिए, तो यहाँ पे आप समझ गए ऑन द बेसिस ऑफ कंबसन इसको दो भाग में डिवाइड करा गया। एक हो जाता है मेरा इंटरनल कंबसन, मतलब ये जो कंबसन हम लोग करवा रहे हैं, जो कंबसन करवा रहे हैं थ्रू जो कंबसन से हम लोग जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग इंटरनली भी कर सकते हैं, मतलब इंजन के अंदर हम लोग फ्यूल को जला रहे हैं, या फिर एक्सटर्नल कंबसन इंजन हो जाता है, यानी कि इंजन के बाहर। जैसे इसका एग्जांपल सबसे अच्छा देखो मैं आपको बताया हूं, टरबाइन, स्टीम टरबाइन, स्टीम प्रोड्यूस करने वाला टरबाइन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाहर में कोल जलाते हैं, कोयला जो होता है उसको जलाते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, स्टीम बनाते हैं, फिर वो स्टीम डाला जाता है टरबाइन पे, फिर टरबाइन रेसे आपका घूमता है, जिससे आपका एनर्जी स्टोर होता है बैटरी या फिर किसी और चीज में, जिससे बाद में इलेक्ट्रिसिटी आप कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल कंबसन हो गया, ठीक है, वो क्या होगा, एक्सटर्नल कंबसन इंजन हो गया। तो इंटरनल और एक्सटर्नल कंबसन इंजन आप देख सकते हो इस तरह से दिखाया गया है, और इसी को शॉर्ट में कहा जाता है आईसी इंजन, आई फॉर इंटरनल, सी फॉर कंबसन। सिंपल सा मतलब है, इंटरनल कंबसन इंजन मतलब कंबसन टेक प्लेस इनसाइड द इंजन। जब आपका कंबसन जो है वो इनसाइड इंजन हो रहा है, इंजन के अंदर हो रहा है, उसको हम लोग इंटरनल कंबसन इंजन कहा देते हैं। और जो मेरा कंबसन जो है वो आउटसाइड हो रहा है, इंजन के बाहर हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्सटर्नल कंबसन इंजन। और जैसा मैंने आपको फिगर समझाया कि मेरा इंटरनल कंबसन या कंबसन जो भी कंबसन हो रहा है, कंबसन दो तरह से देख सकते हैं, और क्या, इसको एक हम लोग दो सिस्टम या इंजन बोल सकते हो, एक मेरा रोटरी सिस्टम या रोटरी इंजन, और दूसरा हो गया मेरा क्या, रेसिप्रोकेटिंग इंजन। सिमिलरली एक्सटर्नल कंबसन इंजन को भी हम लोग रेसिप्रोकेटिंग में और रोटरी में कर सकते हैं। भाई रोटरी मतलब क्या, कि अभी जस्ट मैंने कहा जो रोटरी, जैसे ये जो घूमेगा चारों तरफ, रोटरी रोटर करेगा, ठीक है। इसी में आपका देखो एक तरफ आप देख सकते हो इस फिगर में, एक तरफ आपका व्हाइट आपको नजर आ रहा होगा, अगर मैं रेड कलर से आपको दिखाऊं तो ये समझ लो कि ये आपका क्या हो रहा है, ये फ्यूल आपका बर्न हो चुका है, ये बर्न हुआ फ्यूल है। और यह देख सकते हो आपका आग अभी है, फायर जैसा लग रहा है, क्यों, यहाँ पे आपका जो भी फ्यूल डाला गया है ना, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल, वो उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। याद है, सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर पावर स्ट्रोक, तो समझ लो पावर स्ट्रोक। और ये देखो स्पार्क प्लग वगैरह लगा गया, जहां से इसको क्या किया जाता है, सप्लाई करा जाता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो स्पार्क जो जनरेट करा जाता है इसी के थ्रू किया जाता है। और ये इसको तो मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं आपको कार्नट में भी। सक्शन कंप्रेशन मेनली हम लोग किसका यूज करते हैं, इंटरनल कंबसन इंजन का यूज करते हैं। तो मैं आपको बता, सक्शन लेते हैं, तो सक्शन देखो, अगर मैं एनिमेशन यहां से दिखेगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, शायद अगर दिख जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक बार ऊपर आ रहा है, एक बार फ्यूल को ले रहा है। जो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ब्लू कलर का देखना, ठीक है, ब्लू कलर का जब आ रहा तो वो इंटेक कर रहा, फ्यूल को इंटेक कर रहा, तो वो नीचे की ओर जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा, फिर ऊपर जा रहा तो कंप्रेशन हो रहा। उस टाइम पे स्ट्रोक होता तो रेड कलर का आ रहा है, मतलब वो आपका पावर जनरेट वहां पे हो रहा। और पावर जनरेट के बाद देखोगे उसके बाद ब्लैक कलर से बाहर निकल रहा है, यानी कि वहां पे आपका क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। तो चार होता है स्ट्रोक, सक्शन, कंप्रेशन, ठीक है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। यही चारों स्ट्रोक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग किसके, आपके आईसी इंजन में। समझे मेरी बात की नहीं, आई होप सो यहाँ पे एनिमेशन आपको समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलता है इन इंटरनल कंबसन इंजन। तो ये दोनों तरह का होता है, जैसे मैंने कहा अभी जस्ट ऊपर नीचे जा रहा तो रेसिप्रोकेटिंग, ये घूम रहा, जैसे हाई स्पीड जो आपका रेसिंग कार्स वगैरह होता है वहां पे रोटरी इंजन का यूज करा जाता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो उन सभी आपको रोटरी इंजन देखने को मिलता है। आप रोटरी इंजन जाना, आपको समझ में आ जाएगा, कभी एनिमेशन देखना, रोटरी इंजन एट्स एग्जांपल। या फिर मैं आपको कहा था आपको शॉर्ट्स वगैरह जो मैं जो भी चीज पढ़ाऊंगा ना, पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन में पढ़ाने वाला, प्रोडक्शन जो अभी स्टार्ट करने वाला हूं, जिसे हम लोग देखेंगे कास्टिंग के बारे में, वेल्डिंग के बारे में, मेटल फॉर्मिंग के बारे में, समझा, ड्रिलिंग के बारे में, या जितना तरह का होता है सभी आपका वेल्डिंग वगैरह के बारे में, सब चीज उसका छोटे छोटे एनिमेशन बना के अपने चैनल में डाल दिया गया हो, उसमें जाके आप देख सकते हो। या फिर जो मैं थर्मो में आपको बताया लॉज वगैरह का, या मैं जो आईसी इंजन बता रहा हूँ इंटरनल कंबसन इंजन, अलग अलग टाइप का, ये सभी का आप एग्जाम्पल देख सकते हो। कहाँ पे, जो मैं कहा मेरा नाम सर्च माना सिंपल उत्तम सर, ठीक है, ऑटोमेटिक उत्तम सर मैकेनिकल आ जाएगा, उत्तम सर मैकेनिकल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वहां पे शॉर्ट्स में जाना, वीडियो नहीं देखना, शॉर्ट जाना, वहां पे बहुत सारा शॉर्ट्स मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा एग्जांपल वगैरह क्या होता है, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक का सबका एनिमेशन आपको मिल जाएगा। तो विजुअलाइजेशन के लिए काफी अच्छा होता है चीजों को समझने के लिए, क्योंकि आप देखोगे नहीं सभी चीज को, जब तक आप विजुअल नहीं कर पाओगे, देखोगे ना, आपको फील नहीं आ पाएगा, ठीक है। आप चीजों को जब तक देखोगे नहीं, मजा नहीं आएगा, नहीं तो आप रटते जाओगे, एक बार देख लोगे तो काफी फिर इजी हो जाता है। तो यहां से हम समझ गए कि रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग दोनों हो जाता है। अब एग्जांपल का बात करते हैं, जैसे इंटरनल कंबसन इंजन में रोटरी टाइप का कौन कौन सा हो जाता है।
तो इसमें आ जाता है आपका ओपन साइकिल जो गैस टरबाइन होता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे गैस टरबाइन है क्योंकि गैस टरबाइन यहाँ भी आएगा आपके एक्सटर्नल में भी, लेकिन ये ओपन में आएगा। ओपन का बात करा गया, ध्यान रखना, रोटरी में ओपन साइकिल गैस टरबाइन, ये एग्जांपल हो गया किसका, रोटरी इंजन का। किसमें, आईसी इंजन में, इंटरनल कंबशन इंजन में। फिर आ जाता है आपका वेंकल इंजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी है बहुत, आपके जेईई में एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये एग्जाम्पल आपका जो है पूछा जाता है एजेई में, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आपको बोल देगा वेंकल इंजन इज एग्जाम्पल ऑफ रोटरी इंजन और रेसिप्रोकेटिंग इंजन, तो आपको सबसे पहले बोलना कि ये मेरा रोटरी इंजन का एग्जांपल है। फिर अगर बोलेगा कि वेंकल इंजन विच इज अ रोटरी टाइप इंजन या फिर रोटरी टाइप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन, तो यू हैव टू आंसर इट इंटरनल कंबशन इंजन। क्लियर माय पॉइंट और नॉट। चलिए ये चीज होगा। वहीं अगर बात करूंगा कि आईसी इंजन में ही, इंटरनल कंबशन इंजन में रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कौन होता है, तो सबसे फेमस ऑटो एंड डीजल साइकिल, जिसका गाड़ी चलता है ऑटो मतलब क्या हो जाता है, ऑटो यानी जो पेट्रोल से चलता है, और डीजल जो डीजल से चलता है। डीजल साइकिल जो होता है जैसे कार्नोट साइकिल, 4 प्रोसेस होता है सर, इसमें 4 प्रोसेस होता है, ठीक है। और 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन भी होता है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन भी होता है, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन भी होता है, 2 स्ट्रोक आपका पेट्रोल इंजन, मतलब दोनों में 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक होता है, पेट्रोल इंजन डीजल इंजन। समझ आए मेरी बात की नहीं, तो उस तरह का देखने को मुझे मिलता है। तो यहाँ पे आ जाता क्या, ये गैसोलीन इंजन बेसिकली बात करा ऑटो साइकिल का, ठीक है। ऑटो साइकिल का बात करें जिसमें पेट्रोल यूज किया जाता है एज ए फ्यूल के तौर पे। और अगर बात करेंगे डीजल इंजन, तो डीजल इंजन में डीजल फ्यूल किया जाता है एज ए फ्यूल के तौर पे। तो ये सब मेरा रेसिप्रोकेटिंग, मतलब ये रहा एग्जांपल, ये जो मैंने आपको वीडियो एनिमेशन दिखाया था जिसमें देखो इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, ये पहला, ये दूसरा वाल्व है जहां से मेरा इनलेट का आता है। देखो अभी ब्लू कलर का है ना, इसमें जहां पे इनलेट हो रहा है, तो इनलेट हो रहा, तो इनलेट वाल्व यहाँ पे देखो ओपन होगा, इनलेट वाल्व देखो यहाँ पे क्लोज ही वाला है, इस वाला वाल्व जो है वो क्लोज है, इधर वाला क्लोज वाल्व है लेकिन इधर वाला ओपन वाल्व है, क्योंकि यहाँ पे ब्लू वाला आ रहा है। जैसे अंदर आ जाएगा सक्शन करेगा, फिर आपका कंप्रेशन करेगा, फिर यहाँ पे पावर स्ट्रोक, देखो यहाँ पे स्पार्क प्लग है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ऊपर में स्पार्क प्लग लगा हुआ है, रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, स्पार्क प्लग जहाँ से स्पार्क, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करो स्पार्क देते हो, फिर आपका पावर मिलता है और एग्जॉस्ट बाहर से निकल जाता है। तो ये सब एग्जांपल हो गया। और अगर बात करें हम लोग एक्सटर्नल कंबशन इंजन का, वैसे ये आपको पढ़ना नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे इंजन ये, लेकिन एग्जांपल जान लो, है ना, जब आप पढ़ ही रहे हो तो रेसिप्रोकेटिंग टाइप में आ जाता है स्टीम इंजन, है ना, और स्टर्लिन इंजन आ जाता है। और बात करेंगे रोटरी टाइप एक्सटर्नल कंबशन इंजन में, तो स्टीम टरबाइन, और याद रखना यहाँ पे गैस टरबाइन यहाँ भी होता है, गैस टरबाइन यहाँ भी होता है, लेकिन ये क्लोज टाइप गैस टरबाइन होता है। रोटरी एक्सटर्नल कंबशन इंजन का एग्जांपल होता है मेरा क्या, क्लोज गैस टरबाइन। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि क्या होता है मेरा इंजन, क्या होता है मेरा हीट इंजन, और क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन टेक प्लेस इन द इंजन, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इंटरनल भी होता है वो भी रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग टाइप होता है, और एक्सटर्नल भी होता है वो रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग टाइप होता है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन में आप लोग को समझाया। नाउ अब हम लोग डीपली डाइव करते हैं आईसी इंजन पे, ठीक है। अब चलो इसके अंदर घुसते हैं, आईसी इंजन के अंदर घुसते हैं, इस समुद्र में घुसते हैं और देखते हैं कि आईसी इंजन जो है, आईसी इंजन में कौन कौन सा साइकिल का यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे कार्नोट साइकिल, ठीक है, कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल हम लोग क्यों यहाँ पे यूज करेंगे, क्यों करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ भी हम लोग कार्नोट साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब जो मैं बताने वाला हूँ हम लोग कार्नोट साइकिल के बारे में फिर से पढ़ेंगे, तो बोलेंगे सर जी आप रिपीट क्यों करवा रहे, बिकॉज अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ आईसी इंजन, मतलब हम लोग का नजरिया चेंज हो जाएगा। क्या होता है, नजरिया चेंज हो जाएगा, समझे मेरी बात की नहीं, नजरिया चेंज हो जाएगा। अब हम लोग आईसी इंजन के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि कार्नोट साइकिल मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या कराना है, पहली बात कार्नोट साइकिल का यूज क्यों कर रहे हैं, समझा मेरी बात, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या यूज कर रहे हैं, हीट इंजन का। और याद होगा आपको मैंने बताया था कि कार्नोट साइकिल सबसे पहले जो बनाया गया था फ्रेंच इंजीनियर थे, बेसिकली वो मैथमेटिशियन थे। तो सबसे पहले कार्नोट साइकिल में ही हीट इंजन के बारे में उन्होंने बताया था, याद है। कार्नोट साइकिल हम लोग पढ़े थे ना आपके किसमें, अगर बात करेंगे तो देखे थे हम लोग सेकंड लॉ में, तो उसमें हम लोग हीट इंजन के बारे में डिस्कस किए थे। इफिशिएंसी हम लोग बताए थे कि नहीं आपको, कि मिनिमम माइनस मैक्सिमम पे डिपेंड करता है एजेंट, ठीक है, 1 माइनस मिनिमम माइनस मैक्सिमम इफिशिएंसी जो होता है कार्नोट का, ठीक है। तो ये सभी जो हम लोग देखे थे वो बेसिकली उसमें हम लोग हीट इंजन के बारे में बात किए थे, तो हम लोग पढ़ेंगे भी हीट इंजन के बारे में। तो हीट इंजन के बारे में सबसे पहले अगर कोई मेरा बताता साइकिल, वो कार्नोट ही बताता है, दैट्स वाई हम लोग कार्नोट के बारे में। लेकिन अब यहाँ पे मुझे क्या करना है भाई, हम लोग देख रहे हैं हीट इंजन, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन, तो हम लोग बात करेंगे इंटरनल कंबशन। तो कंबशन के लिए, जलाने के लिए क्या चाहिए, मुझे फ्यूल का जरूरत पड़ता है, यानी हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन। तो हम लोग याद करो हीट एडिशन क्यू इन और क्यू आउट जो करते थे, याद है, आइसोथर्मल हीट एडिशन। अगर मैं बात करूं कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस होता है, जिसमें 2 प्रोसेस आपका क्या होता था, आइसोथर्मल बहुत ही स्लो प्रोसेस, और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक बहुत ही फास्ट।
और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे हीट एडिशन किया जाता था और यहीं पे आपका वर्क डन, वैसे वर्क डन तो चारों प्रोसेस में होता था, लेकिन हीट एडिशन सिर्फ आइसोथर्मल में किया जाता था। बाकी में तो एडियाबेटिक है तो उसमें तो हीट डाला ही नहीं जाता। तो मेरे लिए अब जो आईसी इंजन में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कहाँ कर रहे हैं। जहां पे हीट एडिशन हो रहा है वहां पे कंबसन होगा, क्योंकि मेरे लिए कंबसन इंपॉर्टेंट है, इंटरनल कंबसन, और जहां एग्जिस्ट हो रहा है वहां पे खत्म हो रहा है मेरा कंबसन, तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो कार्नोट साइकिल में पूरा प्रोसेस बताऊंगा और यहाँ पे देखो ये हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन, मतलब वही चीज को देखेंगे लेकिन दूसरे नजरिए से, और फिर देखेंगे निकालेंगे कि हीट एडिशन जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, किस प्रोसेस में हो रहा है, कितना हो रहा है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे क्या मुझे मिलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफी चीजें जो है यहाँ पे समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था ना कि एक बार अगर आप थर्मोडायनामिक्स को स्टडी कर लेंगे तो फिर सभी चीजों को जो है इसी सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा का पूरा चाहे मैं बात करूंगा आपके आईसी इंजन, आरएसी और थर्मोडायनामिक्स, वो कनेक्टेड है। पावर प्लांट आपको नहीं दिया गया है, लेकिन पावर प्लांट भी आपको अगर पढ़ना रहता तो वो भी पार्ट आपका इसी का ही हो जाता, थर्मल का ही पार्ट हो जाता। चलिए तो डिस्कस करा जाए। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले, वेरियस साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कार्नोट साइकिल है, लेकिन हम लोग मैं आपको अभी जो टॉपिक बताऊंगा इससे कार्नोट का हेल्प लेके, कार्नोट का हेल्प क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हीट इंजन का काम किया गया था और इससे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं गैस पावर साइकिल। क्या पढ़ेंगे, जो भी हम लोग पढ़ने जाएंगे वो गैस पावर साइकिल वगैरह पढ़ेंगे। जितने भी गैस पावर साइकिल्स है सबके बारे में वन बाय वन करके हम लोग स्टडी करेंगे। अच्छा, और एक चीज, गैस पावर साइकिल को हम लोग एयर स्टैंडर्ड साइकिल भी कहते हैं। आपका क्वेश्चन रहेगा सर जी क्यों बताएंगे, क्यों बताएंगे आप मुझे, क्यों हम लोग गैस पावर साइकिल को, मतलब गैस से चलने वाला साइकिल, सिंपल सा लॉजिक है, हीट एज ए गैस के फॉर्म में लेंगे, लेकिन क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग गैस में पावर साइकिल में जो इफिशियंसी निकालते हैं ना, जो हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं वो हम लोग एयर का ही निकालते हैं। जनरली क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, और इसी से मुझे इफिशियंसी जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी। क्या बोला जाता है, एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी, और उसको हम लोग आइडियल एफिशिएंसी भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड आइडियल बोला जाता है। इसीलिए गैस पावर साइकिल इज आल्सो नोन एज एयर स्टैंडर्ड साइकिल। तो यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस। मे बी वन लाइनर क्वेश्चन यहां से भी बनता है तो बन जाए कि गैस पावर साइकिल इज आल्सो नोन एज एयर स्टैंडर्ड साइकिल। व्हाई, बिकॉज इन गैस पावर साइकिल इफिशिएंसी जो होता है एयर यूज एज ए इफिशिएंसी, मतलब इफिशिएंसी को निकालने के लिए यूज करते हैं एयर को, और उससे हम लोग एयर स्टैंडर्ड साइकिल या फिर आइडियल जो आपके इफिशिएंसी होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो एक पॉइंट ये हो गया। चलो अब डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कार्नोट के बारे में। तो ये सभी चीज़ तो आपको पता है। बताइए कार्नोट अभी तक जितने बच्चे लाइव है, जैसे अभी 6 बच्चे लाइव हैं, सब बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके ये बताओ कि क्या आप लोग कार्नोट के बारे में पढ़ के आए हो ना। मैं आपको कल भी जब कंप्लीट हुआ थर्मोडायनामिक्स तभी मैं आप लोग को डिस्कस करा था कि एक बार रिवीजन करके जरूर आइएगा, ठीक है, एक बार थर्मोडायनामिक्स का रिवीजन जरूर करके आइएगा, सारे प्रोसेस वगैरह। कार्नोट साइकिल सबसे, एक ही तो साइकिल के बारे में हम लोग मेनली डिस्कस ही किए थे, आप लोग को याद होगा। अगर साइकिल के बारे में बात कहा जाए अलग अलग प्रोसेस से लेकर, तो एक ही मेन प्रोसेस है मेरा कार्नोट। तो क्या आप लोगों को कार्नोट साइकिल थोड़ा बहुत भी याद है, क्या अजम्पशन था, ये अजम्पशन के बारे में, इंसुलेटेड वॉल लेते हैं, जो आपका हेड होता है वो मेरा परफेक्ट इंसुलेटर भी होता है और डायथर्मिक वॉल भी होता है, क्यों लेते हैं, ठीक है, क्या ये सभी याद है, पिस्टन सिलेंडर कैसे अरेंजमेंट होता है, क्या आप लोगों को क्लियर है, एक बार मुझे कंफर्म करिए। तो यस सर कार्नोट मेरा क्लियर है या नहीं है, बताइए बताइए, रिप्लाई करिए फटाफट, आप लोग रिप्लाई करिए, रिप्लाई नहीं करते हो आप लोग। क्या हो गया डियर स्टूडेंट, आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, बच्चा तो 7 लाइव देख रहा है बट रिप्लाई नहीं आ रहा। मैं रिप्लाई इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सारे बच्चे मैं जानना चाहता हूँ क्या कोई बच्चा फ्रेश बच्चा, न्यू बच्चा है, या सारे बच्चे देख चुके हैं। क्योंकि देखो अभी जो मैं आपको बताऊंगा उसके लिए आपको कार्नोट को समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट कार्नोट साइकिल आप आगे समझ ही नहीं पाओगे, और मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ थर्मोडायनामिक्स में। तो अगर आपको याद है तो मैं ऊपर ऊपर बात करके बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू आईसी इंजन वो बताऊंगा। लेकिन आपको अगर बिल्कुल भूल गए हो, कुछ भी याद नहीं है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना मुझे पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या आपको कार्नोट साइकिल याद है या नहीं है, भूल गए हो। बस 100 ब्लास्टर से एक रिप्लाई आया है यस सर। बाकी 6 बच्चा मुझे लग रहा है कि क्या वो लोग पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। मुझे तो लगा था आप लोग लाइव नहीं देखते हो तो एटलीस्ट बाद में देखते हो, ठीक है, पढ़ाई क्या करिए, ठीक है। अगला आप लोग देख रहे हो सुन रहे हो तो पढ़ाई करो।
अगर आपने पे करा है और आप जॉब निकालना चाहते हो तो सिर्फ पे करने से और क्लास को देखने से नहीं ईजी लगता है, क्योंकि देखने से जॉब नहीं निकलता है ना, क्योंकि वो तो टीचर पढ़ा रहा है। मैं यहाँ पे 7 साल 8 साल से ये चीज़ करते आ रहा हूँ, 6-7 साल से, तो इसीलिए मेरे लिए ईजी है ना। मैं अगर फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मेरे लिए भी टफ था, मेरे लिए भी रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, नहीं तो मैं भूल जाता। तो टाइम के साथ इतना बारी कर रहा हूँ इसीलिए तो मुझे याद है ना। तो आप सिर्फ देखो, जब आप पढ़ोगे ना तो फिर इजी लगता है। कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है, आप डांस देख तो जो कर रहा है वो बहुत इजी लगता है कि नहीं, कि अरे यार ये तो कुछ नहीं है। जब बारी आता अपनी तब पता चलता अरे भाई तो बहुत खतरनाक है, तो मेरा पेट टूट जाएगा ऐसे। समझ आए मेरी बात की नहीं? तो रिवीजन किया करो। और यहाँ पे जब भी मैं कुछ बोलता हूँ ऐसा तो बच्चे लाइव छोड़ के चल जाते हैं, तो लाइव छोड़ के जाओगे उसमें मेरा क्या घाटा है बताओ। हाँ दे क्या जमाना आ गया जी। चलो खैर कोई नहीं। देखो मेरा बात थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन आप इस चीज़ सबको समझ जाओगे तो बाद में पछताओगे नहीं। बेटर ये रहेगा ना आपके लिए। आपके लिए अगर ये बात अगर आप थोड़ा सा सही लगे और आप उस चीज़ को करोगे तैयारी, तो इट्स बेटर फॉर यू कि आपका करियर बन जाएगा। और नहीं तो फिर यहाँ तैयारी करो, फिर कहीं तैयारी करो, फिर एग्जाम का तैयारी करो, लगे रहो। चलिए ठीक है। आईसी इंजन के रिस्पेक्ट बस मैं वही कराने वाला हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो है कि नहीं। चलिए अब देखो, यहाँ से मैंने कहा था कि एक फ्रेंच इंजीनियर थे जो एक रिवर्सिबल साइकिल बनाए थे। 4 रिवर्सिबल प्रोसेस को लेके एक साइकिल बनाया गया था। तो वही कहा गया फ्रेंच इंजीनियर कार्नोट प्रपोज रिवर्सिबल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेस। 4 प्रोसेस था, जिसमें 2 प्रोसेस जो था वो बहुत ही स्लो था और 2 प्रोसेस जो बहुत ही फास्ट था। फास्ट वाला था रिवर्सिबल एडियाबेटिक और स्लो वाला था रिवर्सिबल आई मीन आइसोथर्मल था। क्या था? आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, और रिवर्सिबल मतलब हीट आपको वहां पे नहीं दिया जाता था। अजम्पशन में हम लोग माने थे कि पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, जिसमें अगर मैं बात करूंगा तो इसका जो वॉल होता है, जो सिलेंडर का वॉल हम लोग लेते हैं, वो हम लोग क्या लेते हैं? इंसुलेटेड वॉल ले लेते हैं, एकदम प्योर इंसुलेटेड लेते हैं। मतलब कोई भी हीट वगैरह उसमें ना तो आएगा ना तो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल बोला है ना। रिवर्सिबल कब होता है आप लोग को याद होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको थोड़ा से बता चुका हूं कि रिवर्सिबल का मतलब जो भी हीट और वर्क वगैरह लिया है ना वो फिर दे दे, या कोई दिया है तो वो ले ले। मतलब रिवर्सिबल जो भी इंटरेक्शन हुआ है वो चीज जब रिवर्स आए घूम के 1 से लेकर 2 गया, तो जो भी आपने मान लो 10 जूल आपने दिया है और 5 जूल कोई दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी से लिया है, 10 जूल मान लो हीट आपने दिया है और वर्क लिया है, तो जब रिटर्न आओगे ना तो जो भी आपने वर्क दिया लिया है वो आप दे दो। तो यहां से हीट में दे दिया इसको 10 जूल, और मैं यहाँ पे क्या क्या देख रहा हूं कि भाई हीट मैंने 10 जूल दिया था तो आप हीट ले लो। मतलब पूरी तरह से आपका बैलेंस हो जाना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे हीट सम ऑफ हीट 0 सम वर्क 0, इट मीन यहाँ पे क्या हो गया, इनिशियल फाइनल प्रोडक्ट जब आएगा रिटर्न तो पता नहीं चलेगा। तो यानी कि यहाँ पे रिवर्सिबल हम लोग क्यों इंसुलेटेड बनाते हैं वॉल को, ताकि हीट आएगा जाएगा नहीं, तो मेरा रिवर्सिबल बना रहेगा। समझिए मेरे, लॉसेस नहीं होगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं कहा था हेड के बारे में, तो हेड जो लेते हैं वो परफेक्ट इंसुलेटेड भी लेते हैं और समटाइम हम लोग डायथर्मिक वॉल भी लेते हैं। डायथर्मिक वॉल भी लेते हैं 2 तरह का। क्यों? मैंने कहा था कि याद करो 4 जो प्रोसेस था जिसमें आपका था आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन यहां पे आपका हीट का इंटरेक्शन होता था। तो जब हीट का इंटरेक्शन चाहिए तब हम लोग डायथर्मिक वॉल ले लेते थे, और उससे हम लोग क्या करते थे, हीट का सप्लाई करते थे, फॉर हीट सप्लाई। ठीक है। और जब आपको जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है मतलब कब, जब आइसोथर्मल के बाद मेरा आ जाता था रिवर्सिबल एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मतलब हीट इक्वल टू 0, हीट ट्रांसफर 0 करना है, तो इस टाइम पे हम लोग फिर से परफेक्ट इंसुलेटेड ले लेते थे। तो रेड कलर का परफेक्ट इंसुलेटेड है, यानी अब हमको हीट नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखो ग्रीन कलर से, लेकिन यहाँ पे मैं आप देखो आईसी इंजन के रिस्पेक्ट में समझो, आईसी इंजन के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डायथर्मिक वॉल लेते हैं, ये मेरा क्या है, एक डायथर्मिक वॉल मान लो पूरा का पूरा। तो डायथर्मिक वॉल को मैं 2 भाग में डिवाइड करता हूं, क्योंकि याद करो जब हम लोग 2 प्रोसेस होता था आपके कांस्टेंट आइसोथर्मल का, तो जो प्रोसेस होता था, एक मेरा हीट एडिशन होता था, एक हीट रिजेक्शन हो जाता। तो हम लोग एक बार हीट को क्या करते थे, लेते थे, हीट सप्लाई करते थे। तो हीट सप्लाई कहां से करते हैं, आपको याद होगा मैं बताया था रिजर्वियर, सोर्स एंड सिंक। तो सोर्स हम लोग हीट लेते हैं ताकि सोर्स का कभी भी टेम्परेचर घटे ना। तो जब मुझे हीट सप्लाई करना है इंजन में, हीट इसके अंदर डालना है, तो सोर्स टेम्परेचर से हीट डालते हैं और वो मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, तो इसको T1 मान लेंगे और मैक्सिमम टेम्परेचर मान लेंगे। और जब आपको रिजेक्शन करना, क्योंकि 2 थर्मल में, आइसोथर्मल में एक बार हम लोग क्या करते थे, हीट एडिशन किया जाता था, हीट का क्या करते थे, एड यानी एडिशन किया जाता था, और एक बार आइसोथर्मल में हीट का क्या करते थे हम लोग, रिजेक्शन करते थे। और जब आपको रिजेक्शन करना रहता था तो रिजेक्शन कहां करते हैं, सिंक में करते हैं। तो हम लोग T2 टेम्परेचर जो कि मिनिमम टेम्परेचर मानते हैं हम लोग सिंक को, और हम लोग क्या करेंगे, हीट को रिजेक्ट कर देंगे सिंक में। तो यहां से हीट लिया गया, क्यू मेरा इन हुआ सिलेंडर के अंदर, और यहां से क्यू मेरा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट और सप्लाई होगा, QS QR हो गया। तो ये 2 चीज लेते थे। ठीक है,
बाकी ये प्रोसेस अगर मैं यहाँ पे देखूं और आपको याद होगा तो 4 प्रोसेस में कौन कौन सा होता है। एक मेरा होता था क्या, जैसे अगर मैं पीवी और टीएस डायग्राम दोनों बना दिया हूं। एक मेरा होता था, दो मेरा आइसोथर्मल, तो देखो मेरा आइसोथर्मल है। कंप्रेशन एक बार होता था, एक बार एक्सपेंशन होता था। जब मेरा यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है ना, यानी हीट को रिजेक्शन करेगा यहाँ पे। और जब हमारे एक बार एक्सपेंशन करेगा तो हीट का एडिशन किया जाता था। हीट का क्या किया जाता है, एडिशन हीट लेता था। इसलिए मैं कहा आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यहाँ पे हीट का क्या हो रहा है, आपका एडिशन हो रहा है, क्यू सप्लाई किया जा रहा है। और यहाँ पे जब कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहे हैं तो क्यू का रिजेक्शन हो रहा है, क्यू मेरा हीट क्या हो रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है। और बाकी 2 प्रोसेस मेरा क्या होता था, 2 प्रोसेस मेरा होता था क्या, एडियाबेटिक, वो भी कैसा, रिवर्सिबल। वैसे चारों प्रोसेस तो रिवर्सिबल है, तो लिखने का जरूरत नहीं कि मेरा रिवर्सिबल होता था। और रिवर्सिबल एडियाबेटिक को हम लोग आइसेंट्रोपिक बोलते थे, क्योंकि मैं प्रूव करवा चुका हूं रिवर्सिबल एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है उसमें मेरा याद होगा क्रोसेस इनइक्वलिटी ds इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, डेल क्यू टू बी टी। तो जहां पे आपका एडियाबेटिक है तो ये क्यू जीरो, तो पूरा का पूरा जीरो, यानी ds इक्वल टू जीरो, यानी कि S2 इक्वल टू S1। तो एंट्रोपी हो गया ना कांस्टेंट, S मेरा एंट्रोपी था, इसलिए मेरा रिवर्सिबल एडियाबेटिक को आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपिक कांस्टेंट बोल के चलते हैं, ये भी आपको याद है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हीट मेरा सप्लाई जीरो कर देते हैं। हीट सप्लाई क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं डियर सर, रिजेक्टेड हीट को वापस दे सकते हैं क्या, जैसे आजकल के टर्बो? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, बिल्कुल 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 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन याद करो ना आप, ये हम लोग पढ़ रहे भी कार्नोट डियर, ये भी कार्नोट है जो पहला आपका फ्रेंच इंजीनियर जो पहला ऐसा साइकिल बनाया था जो मैक्सिमम एफिशिएंसी मेरा देता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं ना, बाद में चलकर जो बहुत सारा चीज जो आज के टाइम पे ये थोड़ा ना रहा, ये भाई कितना साल पुराना है, ठीक है, ये बहुत टाइम सदी हो गया है सब चीज़ों का। तो लेकिन उसी से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एक तरह से जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो पूरा का पूरा आप स्टार्टिंग देखते हो कि इंजन का शुरुआत कहाँ से हुआ है, पहली बार हीट इंजन का कॉन्सेप्ट कौन दिया, हीट इंजन पहली बार डिस्कस कहाँ पे हुआ था। तो हीट इंजन का डिस्कस हुआ था कहाँ पे, कार्नोट साइकिल में। हीट इंजन मतलब हीट लेके वर्क देगा, हीट अगर आप देखो इंजन में तो वो वर्क डलेगा, उसके बेसिस में जो लॉ वगैरह उस समय का पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लियर। तो यहाँ पे ये चारों प्रोसेस देखे थे। और एक हो जाता मेरा वही चीज है, एडियाबेटिक एक बार हम लोग लेते थे कंप्रेशन और एक बार लेते थे एक्सपेंशन, क्लियर माई पॉइंट ना, ठीक है। और बाकी ये चीज लिखा गया कि चूंकि चारों प्रोसेस मेरा ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल, सो रिवर्सिबल एडियाबेटिक को हम लोग आइसेंट्रोपिक बोलते थे, जो मैं आपको डिस्कस यहाँ पे करवा दिया हूँ, क्लियर। चलिए इतना हो गया। बाकी अगर मैं पीवी डायग्राम एक बार फटाफट बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को जो मैं बताने वाला हूँ आपको समझ आएगा। ये रहा पीवी, देखो फटाफट बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसी इंजन को आप जितना बार देखोगे ना, मतलब सॉरी कोई भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ोगे तो अगर कार्नोट साइकिल को अगर रट छप जाना चाहिए, आपके दिमाग में पूरा सेट होना चाहिए, रटा होना चाहिए, पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे ड्रॉ होता है। यहाँ पे अगर इस तरह ड्रॉ करेंगे, एक मेरा हो गया एडियाबेटिक आइसोथर्मल, तो किसका स्लोप ज्यादा होता है ये भी आपको पता है, एडियाबेटिक का। रिवर्सिबल एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में जो थर्मोडायनामिक्स का लास्ट लेक्चर था, सेकंड लास्ट लेक्चर था, उसी में मैं प्रूव करा था कि रिवर्सल एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है वो ज्यादा होता है, क्लियर। आइसोथर्मल से स्लोप आपका इस तरह था, लेकिन प्रेशर का अगर बात करेंगे तो प्रेशर तो कांस्टेंट प्रेशर ऐसे हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम तो ऐसे आ जाएगा। ये सब आपको आना चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ड्रॉ कोई करने बोल दिए 4 प्रोसेस और आपको पीवी डायग्राम खाली दे दे तो आपको आ जाना चाहिए कि कैसे कैसे ड्रॉ करना है, ये आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। कोई बोल दे बताओ आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो भाई आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल आप ऐसे बनाओ। और क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा, कंप्रेस मतलब कि मेरा यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो घटेगा और प्रेशर जो है वो मेरा बढ़ेगा, यानी ऐसा कुछ प्रोसेस हो जाएगा मेरा, 1 से 2 चल जाएगा, 1 से 2 चल जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन, मतलब एडियाबेटिक मतलब कंप्रेस, एडियाबेटिक का स्लोप कैसे जाता है भाई, ज्यादा मेरा स्लोप होता तो ये मेरा ज्यादा स्लोप वाला ले लो, और चूंकि कंप्रेशन तो फिर से प्रेशर बढ़ेगा तो 3 चल गया। फिर बोला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, अब एक्सपेंड करा, वॉल्यूम मेरा क्या होगा, वॉल्यूम मेरा बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा, तो कुछ ऐसे चल जाएगा और स्लोप मेरा इससे कम होना चाहिए, तो ये हो गया मेरा 4। और फिर कहा गया एडियाबेटिक फिर से एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, प्रेशर फिर से घटेगा तो प्रेशर फिर से घटेगा, ऐसा हो गया। तो ये आपको आना चाहिए, ये प्रोसेस खाली लिख दिया गया ना, तो ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको टीएस डायग्राम ही ड्रॉ करना आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं टीएस डायग्राम, ये तो मैंने पीवी का बताया, अगर मैं टीएस का बताऊं तो टीएस डायग्राम में देखो मैं आपको बता रहा हूं कैसे ड्रॉ करना है। टीएस हो गया तो क्या बोला गया, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, लेकिन ये क्या आ रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। जब मैं बात करूंगा कंप्रेशन का, क्या बात करूंगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन का, तो बताइए आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या करेंगे सर जी, जब ये बात करेगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी कि ऊपर में तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रहा है, यानी ये चल जाएगा कंप्रेशन आइसोथर्मल कंप्रेशन यहाँ पे करें, क्योंकि यहाँ पे देखो हीट का रिजेक्शन किया जा रहा है। तो अगर हीट का रिजेक्शन आप लोग को याद होगा कि जब मेरा हीट रिजेक्शन होता है तो मेरा एंट्रोपी घटता है, तो एंट्रोपी घटना चाहिए, तो ये प्रोसेस मेरा हो जाएगा 1 से 2, ये वाला प्रोसेस नहीं होगा। ये कब होगा, आइसोथर्मल
आपके हीट एडिशन में होगा, क्योंकि हीट एडिशन करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये बात की बात है, अभी रहने दो। फिर क्या आएगा, एडियाबेटिक आपका क्या, ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, जिसको हम लोग आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, तो एंट्रोपी नीचे है तो नीचे आपका कांस्टेंट, लेकिन क्या ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, इन दोनों में कौन सा होगा ये आपको देना, दोनों वर्टिकल लाइन में। तो बोला क्या यहाँ पे, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस कर रहे हैं। तो जब मेरा यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन का मतलब क्या है कि कंप्रेस अगर करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि ये लाइन हो जाएगा, यानी 2 से 3 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, आपके रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। और ये क्या हो गया मेरा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, फिर अगर 3 से अगर 4 चल जाएगा तो ये तो आपको पता चली गया कि मेरा आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट। और ये क्या हो गया मेरा, आइसेंट्रोपिक एंट्रोपी कांस्टेंट वाला क्या हो गया मेरा, यहाँ पे चूंकि टेम्परेचर मेरा घट रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया मेरा, एक्सपेंशन हो गया। क्लियर, तो ये आना चाहिए आप लोग को बनाना, ये आना चाहिए, ये नहीं कि आपको पूरा दे देगा, आपको बनाने भी बोल देगा। क्लियर रखना, ये चीज को ध्यान रखना है। अगर मैं इस चीज को बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को 1000 बार बोल रहा हूँ, इट मींस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो चीज आप समझ ही जाओगे, मैं आपको समझा ही दूंगा, आप टेंशन ना लो, कैसे आप इस सबका इसका यूज करके, कार्नोट का यूज करके सारे साइकिल को बनाओगे। अभी देखो कितना साइकिल पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, स्टर्लिन साइकिल के बारे में। इसमें क्या करें, कुछ नहीं, आइसोथर्मल था आपका कार्नोट में, तो आइसोथर्मल के बाद क्या था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक के कांस्टेंट वॉल्यूम ले लेंगे। तो भाई आइसोथर्मल कैसा था, आपको याद हो, आइसोथर्मल का स्लोप ऐसा जाता था, ये रहा आइसोथर्मल। तो बस यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम ले लिया गया, तो 2 को कांस्टेंट वॉल्यूम ले लिए। तो कांस्टेंट वॉल्यूम देखो, ये आपका पीवी डायग्राम है, वॉल्यूम वाला है, तो वॉल्यूम साइड में कांस्टेंट ले लो, कांस्टेंट ले लो, हो गया, खेल खत्म। सिमिलरली ड्रॉ करना आपका आना चाहिए किसमें, आइसोथर्मल में, हमारा टीएस डायग्राम में। तो टीएस डायग्राम में सेम है, उस तरह ड्रॉ करेंगे। तो 2 मेरा क्या, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, तो 2 रहा मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट, और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम। तो टीएस डायग्राम में आपको याद होगा कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का कैसा होता है, स्लोप ऐसा बनता है, आप लोग याद होगा। कांस्टेंट प्रेशर का भी ऐसे ही बनता है, लेकिन ज्यादा किसका स्लोप होता है, आपको याद होगा, ज्यादा स्लोप होता है मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम का ही। तो देखो कहां पे आपका ज्यादा जल्दी गिरोगे, तो ये ना मेरा कांस्टेंट प्रेशर का बनेगा, आपके वॉल्यूम वाला में जल्दी गिरोगे। तो ये मैं आपको बता रखा हूं। और देखोगे साइकिल, देखो इरेक्शन साइकिल, इरेक्शन में क्या करा गया, फिर से 2 मेरा आइसोथर्मल ले लिया गया, वही किसका वाला, कार्नोट वाला ही। लेकिन इस बार क्या करा गया, इससे पहले 2 आइसोथर्मल लेके, 2 आइसोथर्मल यहां पे लिया गया कार्नोट वाला, और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बना दिया, एडी रिवर्सिबल एडियाबेटिक को हटा के। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम को हटा के प्रेशर डाल देंगे 2 को। तो यहां देखो 2 कांस्टेंट प्रेशर ले लिया गया है, तो फिर से 2 तो आइसोथर्मल है, तो पी डायग्राम में आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसा होता है, और टीएस डायग्राम में ऐसा होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्योंकि ये आपका टी है, टेम्परेचर है। और यहाँ आपका क्या था, दिस इज जो पीवी डायग्राम में आपका टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा ही होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर कैसे हो जाएगा, ये रहा प्रेशर वाला, तो प्रेशर का ये ले लो, ये मिला दो, हो गया, खेल खत्म। और यहां अगर बात करें टीएस में, तो फिर से वही स्लोप जाएगा, तो ऐसा जाएगा, खेल खत्म। समझ रहे हो ना, तो कितना यूज है आपका, उसी का यूज है। अब यहाँ पे क्या कराया गया, इसके बाद भी हम लोग पढ़ेंगे ऑटो डीजल। और आपको पता है कि भाई ये सभी मैं आपको साइकिल बताऊंगा, चाहे इरेक्शन साइकिल रहे या आपका स्टर्लिन साइकिल में, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ध्यान दो, सब में कितनों भी आपका चेंज किया गया। अच्छा ये सभी क्यों कर रहा है सर, आप बोलेंगे मेरे से, सर जी यहाँ पे 2 आइसोथर्मल लिया गया और कार्बन में था रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस था, 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस 2 था। देखो यहाँ पे 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है कि नहीं, ये रहा एक एडियाबेटिक और एक एडियाबेटिक था। तो इन सबको हटा के यहाँ पे सर 2 को हटा के 2 हटाया है, उसको कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया। क्यों किया सर, क्योंकि हम लोग सोच रहे क्या हम लोग मैक्सिमम मतलब क्या एफिशिएंसी, मुझे मैक्सिमम तो चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल तो होना चाहिए, उसको यूज भी तो लाना चाहिए, कार्नोट का तो यूज कर नहीं पाएंगे, उसके लिए किए। तो इससे कुछ समझ आया कि हाँ कुछ तो कर सकते हैं, ठीक है, कुछ किया जा सकता है, इसमें थोड़ा चांस बना। फिर बोलेंगे भाई एक्सपेरिमेंट हो रहा ना अभी, फिर बोले काम कर दो ना, कांस्टेंट वॉल्यूम को हटा के कांस्टेंट प्रेशर ले लेते, फिर देखते क्या चेंज होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करा गया, कांस्टेंट प्रेशर ले लिया गया, 2 आइसोथर्मल रख के, फिर देखा गया कि इसमें क्या कुछ मिला। और ये सब का यूज कब तक किया गया, जब ऑटो और डीजल साइकिल नहीं है, क्योंकि मेनली जो फोकस करते हैं ना वो मेरा ऑटो एंड डीजल साइकिल होता है। आप जो बाइक चलाते हो वो किस में चलता है, ऑटो साइकिल में चलता है। अगर आपका पेट्रोल से आप चलाते हो ना, डीजल से तो आप चलाते हो नहीं बाइक को, यानी वहां पे आपका जो चल रहा ना वो आपका ऑटो साइकिल ही है, ऑटो साइकिल ही। तो ऑटो साइकिल जब तक डेवलप नहीं हुआ था, और जैसे मैं हायरार्की बता रहा हूं ऐसे ही डेवलप हुआ रहा साइकिल, तो जब तक ऑटो साइकिल डेवलप नहीं हुआ था उससे पहले हम लोग इरेक्शन का, स्टर्लिन का साइकिल का यूज किया जाता, लेकिन प्रैक्टिकली फिर भी ये पॉसिबल उतना नहीं होता था, लेकिन जबरदस्ती है, नहीं तो क्या कर सकते हैं भाई, वही मॉडल में ही था। लेकिन जब आपका ऑटो हो गया ना तो सब चीज को भुला दिया गया। रीजन बता रहे हैं, रीजन ये कि देखो लिख दिया गया पेट्रोल साइकिल प्रैक्टिकली अप्लाई, इसको प्रैक्टिकली अप्लीकेबल किया जा सकता। बता सबसे बड़ा रीजन क्यों किया जा सकता, देखो समझना, सबसे बड़ा रीजन है ये रहा, ये सबसे बड़ा जो है ना दुष्ट आत्मा कौन है, ये रहा आइसोथर्मल। ये आइसोथर्मल अभी भी है ना। स्टर्लिन साइकिल, स्टर्लिन में क्या करेंगे, देखो आपका जो कार्नोट था
कार्नोट में भी आपका आइसोथर्मल था, आइसोथर्मल का वेरी प्रोसेस था, स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो, मैंने कहा था वेरी 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 स्लो प्रोसेस। तो भाई अभी भी तो पिस्टन बहुत स्लो जा रहा है, फिर कांस्टेंट फ्लो से थोड़ा फास्ट होता है, ये बहुत स्लो होता है, तो ये मेरा फिर से इम्पॉसिबल हो गया। फिर से और एक रीजन है, लेकिन मैं अभी आपको इतना समझ रहा हूँ कि ये भी है, मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि इसमें मीन इफेक्ट प्रेशर जो है ना वो थोड़ा ज्यादा लेने के लिए करते हैं, लेकिन उतना नहीं अचीव कर पाते हैं। क्या होता है मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। अभी भी आइसोथर्मल है तो थोड़ा बहुत जो है इतना स्लो तो पिस्टन जाएगा नहीं, लेकिन इसके बाद भी जो किया गया रिएक्शन यहां भी आइसोथर्मल ही है। मतलब जो आइसोथर्मल में याद करो क्या होता है, हीट एडिशन हीट रिजेक्शन, दो प्रोसेस होगा। एक हम लोग लेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल हीट एडिशन का, एक लेंगे हीट आपके रिएक्शन का। तो अभी भी जो हीट एडिशन हीट रिजेक्शन, और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पढ़ रहे हो आईसी इंजन, आप क्या पढ़ रहे हो, आईसी इंजन पढ़ रहे हो, और आईसी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आईसी इंजन के लिए इंपॉर्टेंट है कंबसन करवाना, इंटरनल कंबसन। और कंबसन कब हो, जब आप हीट दे रहे हो, हीट ले रहे हो, यानी आपके लिए है कि कहां पे किस प्रोसेस में हीट का एडिशन हो रहा है। तो चाहे मेरा कार्नोट हो गया, ठीक है, चाहे मेरा कार्नोट हो गया, आइसोथर्मल में ही हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन हो रहा है। इरेक्शन साइकिल में भी आपका हीट एडिशन हीट रिजेक्शन आइसोथर्मल में ही हो रहा है, और इरेक्शन साइकिल में भी हीट एडिशन हीट रिजेक्शन मेरा आइसोथर्मल में ही हो रहा है, और जबकि ये मेरा बहुत ही स्लो प्रोसेस है, पॉसिबल तो है नहीं। तो क्या करा गया ना, इस बार देखो क्या किया है, यहां हम लोग क्या लिए थे, दो कांस्टेंट प्रेशर लिए थे, और इससे पहले वाले में स्टर्लिंग में दो कांस्टेंट वॉल्यूम लिए। तो हम लोग बोलेंगे क्या हम लोग आइसोथर्मल को हटा नहीं सकते हैं। अच्छा, बार बार आइसोथर्मल को लिया क्यों जाता था, ताकि कार्नोट इफिशिएंसी जैसा मैक्सिमम अचीव किया जा सके, बिकॉज यू नो दैट कि इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल क्या होता है, कार्नोट हो जाता है 1 माइनस टी मिनिमम डिवाइड बाई टी मैक्सिमम, या फिर बोल सकते हो क्या और कि 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, T2 डिवाइड बाई T1, T2 मिनिमम T1 मैक्सिमम। तो इसीलिए हम लोग आइसोथर्मल लेते थे कि इससे मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगा। ये जो एफिशिएंसी मुझे मिल रहा है, ईटा को एफिशिएंसी दिखाते ये मैक्सिमम मिल रहा था, मैक्सिमम, इसलिए हम लोग उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। होता नहीं है कि आप मान लो कोई जॉब कर रहे हो और कोई जॉब बोले कि आपको ना 60,000 पर मंथ देंगे, लेकिन इतना खटवाएगा आपको समझ लो कि दिमाग खराब कर देगा, आपका जान खा जाएगा, लेकिन आप फिर भी जो है ना वो काम करोगे। रीजन क्या है कि भाई घर चलाना है, आपके ऊपर बोझ है, आपके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां, उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए पैसा आपको चाहिए। तो आपको हायर एफिशिएंसी हायर पैसा लेने के लिए आपको करना पड़ रहा है, लेकिन आपको पता है कि इस जॉब से आप बहुत परेशान हो, डेली आपके कोसते हो और सोचते हो कि आज तो मैं ना इस बार तो छोड़ ही दूंगा, इस बार तो छोड़ दूंगा। फिर याद आता है कि मेरे अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ईएमआई है, घर चलाना, ये है वो है, तो फिर बोलते हो यार करना ही पड़ेगा, समझ आए। और आप ट्राई करते हो कि कोई अच्छा जॉब मिल जाए, ऐसा जैसे गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर जॉब मिल जाए, पैसा भी अच्छा है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, सिक्योरिटी भी है, और यहाँ आपको इतना पैसा दे रहा बस, बाकी सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, और दिमाग भी खराब, लेकिन कर रहे हो ना, बस वही चीज़ है इफिशिएंसी। भाई दुनिया में कौन सा चीज़ चलता है जो ज़्यादा बेनिफिट दे, जो आप भी बताओ कौन सा कार लोगे या कौन सा बाइक लोगे। एक बोलेगा बाइक की 4 लीटर तेल जलेगा मात्र 2 किलोमीटर चलेगा, या फिर बोलेगा कि 1 लीटर में 50 किलोमीटर, आप उसी में जाओगे ना कि माइलेज किस में ज़्यादा देगा ताकि मेरा कम पैसा लगे। पता चला कि आप बाइक में जा रहे हो और आ रहे हो अपना ऑफिस 10 किलोमीटर, जाने आने में ही महीना में 50,000 का तेल जल रहा है, आप कभी उसको परचेस करोगे नहीं करोगे। तो दैट्स वाई यहाँ पे कार्नोट एफिशिएंसी को लिया जाता था, क्योंकि दोनों में थर्मल हम लोग लेते थे, क्या लेते थे, आइसोथर्मल। तो करा गया अच्छा ठीक है हटाओ यार, ये कर तो रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं हो रहा ना, एक काम करते इसको नहीं लेते, इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो एक काम करते जो हम लोग इरेक्शन साइकिल से स्टर्लिंग साइकिल से दो कांस्टेंट वॉल्यूम लिए थे, और इससे पहले जो मेरा था एक सेकंड, इसके बाद जो हम लोग देखे थे इरेक्शन साइकिल, इसमें दो कांस्टेंट प्रेशर था, इन दोनों को मिला के आइसोथर्मल को हटा दो, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल बड़ा डिफिकल्ट है पिस्टन को धीरे करवाना। ये तो बस थियोरेटिकली पॉसिबल है कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं, प्रैक्टिकली तो हो नहीं सकता था। तो हम लोग इन दोनों को मिला के एक साइकिल बनाए, जो बना मेरा ऑटो साइकिल। यहां पे हम लोग क्या करते थे, हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम में किया जाता था, कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पे दो कांस्टेंट वॉल्यूम का लिए और आइसेंट्रोपी लिए। हाँ अभी बाद में लेंगे हम लोग प्रेशर, अभी हम लोग क्या किए, दो कांस्टेंट वॉल्यूम लिए और आइसेंट्रोपी लिए, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट लिए। क्या लिए, एंट्रोपी कांस्टेंट। आइसोथर्मल का केस को हटाएं, क्योंकि इससे पहले सब में तीनों में आप देखोगे कि हम लोग हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन जो कर रहे थे ना, वो हम लोग किसमें कर रहे थे, आइसोथर्मल, लेकिन इस बार कांस्टेंट वॉल्यूम में। प्रैक्टिकल देख रहे कि हाँ जैसे वो हटा ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इसके बाद फिर साइकिल आया, ऑटो के बाद आया क्या आया, डीजल आया। उसमें हम लोग फिर कुछ चेंजेस किए, उसमें हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे आपका हीट एडिशन हीट रिजेक्शन करेंगे। फिर क्या किया, डुअल बना दिए, डुअल साइकिल। डुअल में क्या होता था, ऑटो एंड डीजल का मिक्स करके बना दिए, ताकि इफिशिएंसी मुझे और ज्यादा कराने के लिए, और ज्यादा कराने, मतलब डेवलप किया जा रहा है। इस तरह से डेवलपमेंट हुआ अलग अलग साइकिल का, ताकि मैक्सिमम इफिशिएंसी मिल सके, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो। समझ रहे मेरी बात की नहीं। तो ये सब जो है ना वो कहां से आया, आपके कार्नोट से ही आया। तो जो मैं अभी ओवरऑल चीज बताया, ये आपको बताया कि अभी इस सभी साइकिल का डेवलप क्यों हो रहा है, ये बस एकदम एबीसीडी जैसा है।
है ना। इसलिए मैं कहा कि आईसी इंजन बहुत मजा आएगा, आप टेंशन ना लो। बताइए, जो मैं अभी एक्सप्लेनेशन समझाया कि आपको ये दिमाग में घुसा कि क्यों मैं ये चीज बता रहा हूं? बताइए, क्या ये सभी चीज आपको समझ में आया कि मैं इतना क्यों बताया? बताइए मुझे एक बार रिप्लाई करो। रिप्लाई नहीं करते तो बड़े मुझे गुस्सा आता है स्टूडेंट का, क्योंकि बात ये कि मैं समझना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को समझ आया या नहीं समझ आया तो मैं समझाऊं, और जब आप रिप्लाई नहीं करते हो तो मुझे वो चीज़ समझ ही नहीं आता। ठीक है, कि आप लोग, क्योंकि सामने जब बच्चा को मैं पढ़ाता हूँ ना कभी, तो मैं सामने पूछता समझ आया, अगर बोला हाँ तो अच्छी बात है, अगर बोला ना तो क्या नहीं समझ आया, तो बोलेगा सर ये नहीं समझ आया, फिर मैं समझाया। लेकिन अब आपको अगर बोलोगे ही नहीं, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक दो बच्चे का ही रिप्लाई आया था, वही चीज़ है कि यस सर क्लियर है, बाकी सब बच्चा तो चुप ही रहता है। ठीक है, बताइए जो मैंने समझाया क्या ये सभी चीज़ आप लोग को थ्योरेटिकली समझ आया? अभी मैं आपको मैथमेटिकली भी बताऊंगा कि वो सब चीज़ जो मैंने बताया वो मैथमेटिकली बताऊंगा, मैथमेटिकली प्रूव करके कि मैंने तो बोल दिया, लेकिन आप कैसे मानोगे कि हाँ सर वो सही है? तो मैं आपको प्रूव भी करवाऊंगा। तो कैसे प्रूव कराऊंगा? मैथमेटिकली, मैथमेटिकली मैं आपको उसको प्रूव भी करवाऊंगा। लेकिन बताओ कि इतना समझ आया या नहीं आया? क्योंकि आज तो फाउंडेशन क्लास है ना, एक तरह से आईसी इंजन का बेस मैं बना रहा हूँ, और आशी बहुत सारा चीज बता देंगे आज, मैं बहुत सारा चीज बढ़ा देंगे। वो तीनों साइकिल तो कम से कम मैं बता ही दूंगा, आपका इरेक्शन साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल और आपका कार्नोट साइकिल, ये कंप्लीट। और इनसे क्या क्या आइसिन के लिए इंपॉर्टेंट ये मैं बता दूंगा। लेकिन आप पहले ये बताओ कि इतना समझ आया कि नहीं। ठीक है, चलिए बताइए मुझे, फटाफट बताइए तो मुझे। इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कार्नट में हम लोग क्या देखे थे? जैसे आप देखो यहाँ पे चारों साइकिल मैंने लिखा, क्लियर क्लियर, ठीक है ठीक है। तो चार प्रोसेस हम लोग देखे थे, तो मैं पीवी डायग्राम में कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो, आप डायरेक्ट याद करो, हम लोग लिए थे डायरेक्ट कंप्रेशन भी आप ले सकते हो, एक्सपेंशन से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपने यहाँ से स्टार्ट करा तो यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 लिए हैं। अगर बाय द वे मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से 1, ये मैं मान लूंगा 2, ये मान लूंगा 3, इसको मान लूंगा 4, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चारों प्रोसेस आपको बस लेना है, चारों प्रोसेस आपको लेना है। तो 1 से 2 इस बार क्या होगा? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो आप करोगे क्या? 1 से 2 एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी आपका ये हो गया एडियाबेटिक एक्सपेंशन 1 से लेकर 2। ठीक है, फिर हो गया क्या? 2 से 3 मेरा आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या रहा है? एक्सपेंशन यानी कि हीट का एडिशन हो रहा है, हीट का एडिशन हो रहा है, यानी इसको मान लो 2 से 3, 2 से 3 मान लो। फिर 3 से 4 मेरा एडियाबेटिक जो है वो मेरा क्या हो रहा है? एडियाबेटिक आपका एक्सपेंशन हो रहा है। एक सेकंड, 2 से 3 आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन आपका हो रहा है। आइसोथर्मल, एक सेकंड, 1 से 2 हम लोग क्या लिए थे? एडियाबेटिक था, ये हो रहा है 1 से 2, एक सेकंड। हाँ, इसके अकॉर्डिंग जो मैं 1 2 3 माना, मैं कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना, आप जैसे भी लिख सकते हो। इसको आप 1 से 2 मानो, इसको 2 से 3 मानो, इसको 3 से 4 मानो, और ये आपका 4 से 1 हो जाएगा, यही होगा, है ना, यही आपका हो जाएगा। समझिए मेरी बात की नहीं? लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ यहीं से। तो आप ये बिल्कुल नहीं समझना कि सर जी आपने पहले तो, इससे पहले थर्मोडाइनमिक्स में आपने पहले एक्सपेंशन लिया था, है ना, यहाँ पे आपने कंप्रेशन लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई दिक्कत नहीं, घुमा फिरा के साइकिल है, घूम के वही यहीं जाना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, यानी 1 से 2, तो यहाँ पे कंप्रेशन, और कंप्रेशन में यू नो दैट कंप्रेशन में क्या होता है? वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, फिर बात करा गया है यहाँ पे क्या? एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है सेकंड में, एडियाबेटिक कंप्रेशन, कंप्रेशन अभी भी हो रहा है, फिर कंप्रेस किया जा रहा है, कंप्रेशन अभी भी हो रहा है। आपको याद है कि यहाँ भी आपका कंप्रेशन होगा, तो ये पूरा मिलकर एक स्ट्रोक बनता है, तो अभी भी कंप्रेशन हो रहा है, यानी दोनों में मेरा वर्क डन होगा, दोनों वर्क डन। बस ये एक चीज है, किसी मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और से मेरा हीट मेरा क्या होगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे हीट का सप्लाई किया जाएगा, लेकिन चूंकि मेरा कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन टाइम पे क्या हो रहा है? हीट रिजेक्शन करेगा, तो मेरा क्या होगा? हीट यहाँ से रिजेक्ट करेगा, क्यू आउट होगा, क्यू आउट होगा। यहाँ पे बस मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, यानी एडियाबेटिक कंप्रेशन, कंप्रेस किया जा रहा है, तो क्या प्रेशर मेरा इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर मेरा इंक्रीज हो रहा है। और साथ ही साथ अगर वॉल्यूम का ही बात करें तो वॉल्यूम भी आपका क्या रहा? घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है ना। फिर बात करें आइसोथर्मल, फिर से एक्सपेंशन, फिर से आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे मेरा वर्क डन होगा, वर्क डन होगा, जैसे यहाँ वर्क डन होता है यहाँ पे वर्क डन, वैसे वर्क डन तो चारों में होगा, इसमें भी सब में वर्क डन होता था।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे फिर से हीट एडिशन होगा, हीट ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन मेरा हीट तो इन ट्रांसफर करेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है ना 3 से 4 में एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है यानी हीट आ रहा तभी तो एक्सपेंड कर रहा है, हीट देंगे तब तो एक्सपेंशन करेगा। तो मैंने यहाँ पे हीट यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है, क्यू इन करेगा, क्यू इन करेगा, एक्सपेंशन करेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर क्या होगा, घटेगा, क्योंकि एक्सपेंड कर रहा है प्रेशर घटेगा। और एक बार आपका एक्सपेंशन होगा, लेकिन कैसा एक्सपेंशन होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा। और एक बार एक्सपेंशन मैंने करा एडियाबेटिक, मतलब अब हम लोग हीट को जीरो कर दिए, हीट को जीरो कर दिए, लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है तो अभी भी आपका प्रेशर ड्रॉप करेगा और वॉल्यूम भी आपका बढ़ेगा। एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा और वर्क डन भी आपका होगा। तो वर्क डन 4 प्रोसेस में, हीट ट्रांसफर 2 प्रोसेस में। वर्क डन देखो, वर्क डन आपका चारों प्रोसेस में हो रहा है, यहाँ भी वर्क डन 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 हो रहा है। लेकिन हीट ट्रांसफर फिर 2 जगह पे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में और आइसोथर्मल कंप्रेशन में हो रहा है, इन दोनों जगह पे हीट का हो रहा है। इन केस ऑफ आईसी इंजन आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि यहाँ पे आप देखो कि कहाँ पे आपका हो रहा है हीट एडिशन। तो हीट एडिशन हमारा क्या रहा है, क्यू इन हो रहा है आइसोथर्मल कंप्रेशन में, एक्सपेंशन में और आइसोथर्मल कंप्रेशन में, 2 जगह हीट का ट्रांसफर हो, एक बारी क्यू इन और एक बारी क्यू आउट। क्यों होगा मैं आपको समझाया। सेम टीएस अगर डायग्राम बात करेंगे तो 2 मेरा आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल मतलब ये रहा एक आइसोथर्मल, ये रहा एक आइसोथर्मल। तो 1 से 2 मेरा क्या था, 1 से 2 मेरा था कंप्रेशन। जब कंप्रेशन होगा तो हीट का रिजेक्शन हो रहा है, हीट का रिजेक्शन एंट्रोपी घटेगा, यानी एरो इधर कर दो, है ना। और एक बार क्या हो रहा था मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर बात करेंगे 3 से 4 के बीच में हीट का 1 सेकंड हीट का एडिशन यहाँ हो रहा है, एडिशन यानी एंट्रोपी बढ़ेगा, तो आप इधर एरो लगा दो, क्योंकि एंट्रोपी इधर बढ़ रहा है ना, एंट्रोपी इधर आपका इंक्रीज होते हुए जा रहा है। ठीक है, ये 2 चीज हो गया मेरा किसका, टेम्परेचर कांस्टेंट का, टेम्परेचर कांस्टेंट का। एक बार मेरा क्यू इन हो रहा, क्यू इन कब हो रहा, जब मेरा हीट एडिशन हो रहा है, एंट्रोपी जब बढ़ रहा, तो यहाँ पे क्यू इन लिख दिया गया है, तो क्यू इन और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आउट हो गया, क्यू आउट हो गया, ये समझ आया। और बाकी 2 मेरा क्या आइसेंट्रोपिक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक मतलब आइसेंट्रोपिक और एंट्रोपिक कांस्टेंट, तो 2 मेरा एंट्रोपिक कांस्टेंट यहाँ पे हो गया। बाकी अगर आप देखोगे 3 से 4 तो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन, हीट का एडिशन हो रहा है, हीट का एडिशन कर रहे हैं ना, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ठीक है, एक सेकंड, एक्सपेंशन हो रहा है ना, एक्सपेंशन टेम्परेचर घटेगा, एक्सपेंड करा तो टेम्परेचर घटेगा, तो एरो नीचे कर दो। और अगर कंप्रेशन बात करें तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऊपर कर दो। ये 5 प्रोसेस आपका क्लियर हो गया। और अगर आप टीएस डायग्राम में ध्यान क्या देना है, यहाँ पे आपका हीट एडिशन हो गया, यहाँ हीट एडिशन हो गया, रिजेक्शन, यहाँ भी आपका हीट एडिशन यहाँ होगा, यहाँ हीट रिजेक्शन होगा, ठीक है। और टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करता है मेरा कार्नोट साइकिल, तो ये रहा टी मैक्सिमम और टी मिनिमम। और एक चीज कि यहाँ पे T3 और T4 इक्वल होगा, मतलब T3 इक्वल टू T4, और T3 T4 क्या है, ये मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, क्योंकि दोनों मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर है, आइसोथर्मल है ना टेम्परेचर कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पे T2 और T1 मेरा सेम है, T2 और T1 टेम्परेचर मेरा सेम है, क्योंकि ये मिनिमम टेम्परेचर, और दोनों का दोनों मेरा क्या है, मिनिमम टेम्परेचर है। तो कहीं मिनिमम टेम्परेचर का अगर मैं T1 यूज करूंगा तब भी ठीक है, अगर T2 यूज करूंगा तब भी ठीक है। आप गुस्सा मत हो जाना कि सर जी आपने T1 क्यों यूज करा, क्योंकि दोनों बाबू इक्वल है, तो चाहे यू यूज करो या फिर यूज करो, लेकिन मिनिमम जहां होगा वहीं पे, और जहां मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वहां या तो T4 या T3 यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं आईसी इंजन, और आईसी इंजन में मुझे क्या करना, कंबसन करवा के, कंबसन करवाना, मेरा काम ही एक इंटरनल कंबसन करवाना। तो कंबसन हो रहा है यानी कि हीट एडिशन कहाँ हो रहा है वो देखते हैं। तो हीट एडिशन हो रहा है मेरा आइसोथर्मल एक्सपेंशन में और आइसोथर्मल कंप्रेशन में। क्या रहा, हीट का ट्रांसफर, एक बार हीट एडिशन हीट रिजेक्शन। तो देखेंगे क्यू इन मेरा कितना हो रहा है और क्यू आउट मेरा कितना हो रहा है, ये चलिए देखते हैं, ये हम लोग अब देखेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं। देखो उसके लिए मैं फिर से थर्मोडायनामिक्स का लॉ का यूज करूंगा। यहाँ पे याद करो थोड़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैंने इसीलिए कह रहा हूं ना कि आप देखो ये चीज को पूरा एक्सप्लेन करने जाएंगे ना तो बहुत मतलब शाम बीत जाएगा कि डी जो है इसको मैं डी को कट कर दिया हूं क्योंकि ये मेरा डेल है। फिर डी यू क्यों लिखा हूं, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी है, पॉइंट फंक्शन है, इसके लिए डी लिखा जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, ठीक है, इनिशियल फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर बात करेंगे डी डेल डब्ल्यू का, तो फिर ये डेल क्यों हो गया, या फिर ये ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो ये सब मैं आपको बता रखा हूँ, तो ट्राई करना कि जो बच्चा पहली बार देख रहा है वो पहले मतलब पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक्स को पढ़ ले, ठीक है। तो मेरा यह कहने का मतलब क्या था कि आपको पता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से एक चीज पता है। और चूंकि यहां पे बात करें हम लोग क्या हीट एडिशन का देख रहे हैं और हीट रिजेक्शन देखेंगे, तो दोनों ही केस में हीट एडिशन या हीट रिजेक्शन कर कहां कर रहा है, आइसोथर्मल में, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट पे। तो जब मैं टेम्परेचर कांस्टेंट कर देता हूं एंड यू नो दैट कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, मतलब अगर मेरा यहां पे टेम्परेचर जीरो होगा, जो कि ऑब्वियसली होगा क्योंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो T2 माइनस T1 जो होगा वो मेरा, भाई एक बात समझो मेरी बात, एक बात समझो। आप बोलेंगे सर T2 माइनस T1 क्यों इक्वल होगा, भाई साहब जब मैंने यहाँ पे कहा आपसे कि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या है मेरा
टेम्परेचर कांस्टेंट, जब मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, और टेम्परेचर क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, यानी कि T2 माइनस T1 मेरा क्या होगा, 0 हो जाएगा, चेंज नहीं होगा ना, 30 माइनस 30 होगा 0, यानी कि दोनों मेरा बराबर होगा। एक सेकंड, यहां पे कुछ क्वेश्चन आया है। कंप्रेशन को ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। कंप्रेशन करें, हाँ बिल्कुल, उससे हीट भी बढ़ने लगेगा। हाँ देखो, नेगी मैं आपको समझा रहा हूं, आप जो बोले ना, क्योंकि ये तो मैं बोलता हूं ना डियर, आपने क्या कहा है, कौन सा बात करें, कंप्रेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां देखो ये कंप्रेशन हो रहा है, यहां पे कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, 1 से लेकर 2 कंप्रेशन कर रहे हैं, आइसोथर्मली कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि हीट आ रहा जा रहा है। मेरा कंप्रेशन मेरा देखो एडियाबेटिक भी होता है, जैसे आपने कहा ना कि चूंकि हीट भी बढ़ेगा, हीट भी बढ़ने लगेगा, तो जरूरी नहीं है ना, अगर वो एडियाबेटिक रहा तो कैसे हीट बढ़ेगा। आप पहला स्टेटमेंट बोला, आप सही बोले कि कंप्रेशन को ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें वॉल्यूम घटता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप कंप्रेस करो, मेरा बात समझना, ये मान लो ये मेरा पिस्टन है और अभी गैस आपका इतना भरा हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना भरा हुआ सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर, और ये मेरा पिस्टन अभी इतना है, ये रहा पिस्टन और ये मेरा कनेक्टिंग रड रहा, और आप क्या करोगे, कनेक्टिंग रड को पीछे धक्का लगाओगे, पुश करोगे, जब धक्का लगा अंदर की तरफ आएगा, तो अब मेरा मान लेते हैं पिस्टन कहीं ना, ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूं, पिस्टन मेरा यहां आ गया और ये कनेक्टिंग रड इधर चल गया, इतना तक पिस्टन आ गया, मतलब अब जो वो एयर फ्यूल का मिक्सचर है, जो गैसेस है, वो गैस कहां तक आ जाएगा, वो गैस मेरा पूरा का पूरा बस यहीं तक ही रहेगा, यानी पूरा हाईली ये प्रेशर हो जाएगा। इसका प्रेशर क्या होगा, आप खुद बताओ, जब कंप्रेस करते थे वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम इसका घटा ना, वॉल्यूम घटा कि नहीं, पहले वॉल्यूम कहां से कहां तक था, यहां से लेकर यहां तक था वॉल्यूम, इतना में मेरा गैस था, लेकिन अब कितना में, मात्र यहां से लेकर यहीं तक में, इतना तक में ही मेरा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम घटा कि नहीं, तो सिमिलरली वॉल्यूम मेरा घटेगा। और आप बोलो जब इसको पूरा प्रेशर कर दोगे, दबा दोगे, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि हीट बढ़ेगा। हाँ हीट बढ़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब भी मेरा कंप्रेशन होगा हीट बढ़ेगा, क्योंकि यहां तो हीट बढ़ रहा है, ये हम मानते हैं। सर सेकंड स्टेटमेंट भी देखिए, क्योंकि हाँ ठीक है मैं देख रहा हूं, बट क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसलिए सिस्टम हीट को रिजेक्ट कर देगा ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, बिल्कुल सही, बस सिंपल सा लॉजिक, क्योंकि रिवर्सिबल बना रहा है कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल आप सही बोले, क्योंकि रीजन क्या कि क्यों बनाए रखेगा, क्योंकि इसको रिवर्सिबल बनाना है, और रिवर्सिबल बनाने के लिए जो भी हीट इसने दिया है ना, उसको रिजेक्ट भी करना पड़ेगा, या फिर जो हीट ये रिजेक्ट करेगा उतना हीट वो लेना पड़ेगा, क्योंकि इन ऑफ द केस जब वो एक तक फिर से पहुंचेगा घूम के, तो जितना हीट इसने निकाला वो लेगा, तब तो रिवर्सिबल होगा, तब तो रिवर्सिबल होगा। और जिसने भी इतना रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन करा है, क्योंकि एडियाबेटिक कंप्रेशन के टाइम भी वर्क डन करेगा, वो वर्क डन मेरा एक्सपेंशन भी होगा, एक्सपेंशन भी होगा, ताकि उसको बैलेंस किया जा सके, ठीक है, समझ आए मेरी बात की नहीं, क्योंकि कंप्रेशन कर रहा है यहाँ पे, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहा है, ये बाय द सिस्टम होगा, तो ऑन द सिस्टम करेगा नेगेटिव, बाय द सिस्टम करेगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव वर्क कट गया, और यहाँ पे हीट एडिशन यानी प्लस, और हीट रिजेक्शन तो नेगेटिव। समझे मेरी बात की नहीं, इस चीज को भी समझना, मैं आपको समझाऊंगा आगे चलकर, पूरा समझाऊंगा कि ये जब एक्सपेंशन होता है तो पॉजिटिव वर्क मुझे मिलता है, वर्क कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, और जो कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि वर्क डन तो चारों में हो रहा है, तो जब एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है यहाँ पे नेगेटिव वर्क मिलता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कट के 0 तो रिवर्सिबल, और यहाँ पे आपका जो एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे क्यू को हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, और आउट हो रहा है यहाँ पे क्यू को नेगेटिव, तो फिर से देखो कट गया, तो देखो कुल मिला के कट के मेरा रिवर्सिबल हो गया, तो मुझे रिवर्सल एग्जैक्टली, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, गॉट इट, वेरी नाइस। चलो इसी तरह है, तो डाउट पूछो, जो लड़का लाइव नहीं आ रहा, मैं 100% बता रहा हूँ, उसका जो डाउट जब होगा ना, ये क्लास बाद में देखेगा, रिकॉर्डेड देखेगा, और जो पे करके वो रिकॉर्डेड नहीं मतलब देखेगा, तो इससे बड़ा मूर्ख मुझे नहीं लग रहा कोई होगा। हाँ अगर आपका, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपका सिचुएशन ऐसा है कि आप देख नहीं पा रहे हो तो बात अलग है, लेकिन कोई बच्चा जो बोलता रहे बाद में देखेंगे, दिक्कत ये है कि जो आपने अभी डाउट पूछा ये आप समझे, है ना, ये आप कभी भी रिकॉर्ड में नहीं कर पाओगे, रिकॉर्ड वाले क्लास में कभी भी ये चीज़ नहीं आपसे होगा, यही चीज़ तो मैं समझाना चाहता हूँ, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं समझता है, फिर भी नहीं समझता। आज के टाइम पे लाइव क्लासेस का बहुत कम चलता है, ठीक है, और आप तो कांटेक्ट भी नहीं कर सकती टीम, जो पढ़ा दिया, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करो, रिप्लाई करे ना करे उसकी मान है, लेकिन यहाँ पे आपको सारा मिल रहा है, लेकिन है कि नहीं। चलो ठीक है, इतना समझ गए ना, चलो ठीक ठीक आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट रहे यू कैन आस्क मी, कोई भी डाउट रहे पढ़ाई से रिलेटेड,
ये नहीं कि सर जी मुझे अब भूख लगा, मैं बताओ क्या खाऊंगा, ये मेरा डाउट, वो नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि चलो हम लोग देखने वाले हीट एडिशन हीट रिजेक्शन। देखो मैं पहला क्लास में तो टाइम पूरा अच्छा से लूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से न्यू कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, लेकिन हाँ कनेक्टेड है तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। तो यू नो दैट कि भाई डेल Q इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो अगर टेम्परेचर जीरो होगा, है ना, टेम्परेचर जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। T2 इक्वल टू मेरा T1 है, यानी कि ये 30 तो 30 माइनस 30 इक्वल टू जीरो, T2 माइनस T1 इक्वल टू जीरो। तो अगर टेम्परेचर जीरो तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो जैसे मेरा टेम्परेचर जीरो हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो। तो जैसे मेरा यहाँ पे आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि U जीरो है, मतलब इंटरनल एनर्जी जीरो, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो, यानी कि U2 इक्वल टू U1 होगा। ये फिर बात करेंगे, इसको घटा देंगे तो मेरा जीरो आ जाएगा, ये 30 तो माइनस हो गया जीरो। समझ लो, वैल्यू होगा लेकिन घटाएंगे जीरो, तो ये जीरो यानी कि पूरा का पूरा DU मेरा खत्म हो गया। तो बचेगा डेल Q इक्वल टू डेल डब्ल्यू। एंड क्या आप लोग को याद है कि जब हम लोग आप लोग को एक चीज बताया गया था कि जो आपका वर्क डन होता है आइसोथर्मल के केस में कितना होता बताइए। आइसोथर्मल के केस में मैंने वर्क डन निकाला था, हीट ट्रांसफर भी निकाला था, कितना होता था बताइए, mRT/ln/V2 माइनस V1, जिसको मैं बहुत सारे फॉर्म में आप लोगों को बताया था, 4-5 फॉर्म में बताया था कि mRT के जगह में PV लिख सकते हैं, P1 V1 ln/V2/V1, या हो सकता है P2 V2 ln/V2/V1। फिर प्रेशर वॉल्यूम के बीच में चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप लोग को पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट किसमें रहता है बताइए, मुझे किसी को याद है टेम्परेचर कांस्टेंट बताइए। एक होता आपका चार्ल्स लॉ जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और एक कौन सा होता है बॉयल्स लॉ जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बॉयल्स। तो PV इक्वल टू mRT, तो R कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है, जिससे हम लोग निकाला थे कि P1/P2 इक्वल टू V2/V1। तो V1/V2 की जगह P1/P2 भी ले सकते हो, और आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि भाई mRT V1/V2 की जगह में P1/P2, इस तरह। फिर mRT की जगह में P1 V1 P1 कुछ भी कर सकते हो। ये मैं बहुत याद करो, मैं आपको बताया था, अगर आप लोग याद होगा तो बिल्कुल ये चीज लिख सकते हैं। बस ये चीज जैसे आपको पता चल गया, दैट्स इट, खत्म खेल कहानी। अब आप इजी तरीके से बना सकते हो, ये चीज आपने लिख दिया। तो अच्छा, और एक चीज यहाँ पे V2/V1 क्या लिखते हैं भाई, बॉयल्स लॉ, यस बॉयल्स लॉ में होता था। तो अपर माइनस लॉ लिखते हैं हमेशा हम लोग, क्या करते हैं भाई, जो चेंज इन, जैसे चेंज इन वॉल्यूम, तो क्या करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। में आपको हमेशा बताया था ना कि हमेशा लिखते हैं क्या, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, एंड पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट हम लोग करते हैं, ये लेके चलते हैं, क्लियर। तो अगर मैं डिवाइड लिख के रखूंगा V2/V1 तो ये भी समझ सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल, और ये मेरा बड़ा हुआ है। अगर आप पॉजिटिव लेके चलोगे तो बड़ा माइनस छोटा, क्योंकि अगर समझो, अगर आप देखोगे V2-V1, क्या देख रहे हो, V2-V1, क्योंकि कभी कभी क्या करेगा ना, कभी कभी क्या करेगा मेरा, समझो ये मान लो 40 है, तो मान लेते हैं चेंज ज्यादा हुआ है, तो 40-20 हुआ, तो यहाँ पे 20 जो मिला पॉजिटिव मिला। लेकिन समटाइम क्या होगा, जो चेंज हुआ ना नेगेटिव हुआ, घट गया है, तो इस बार क्या होगा कि मेरा चेंज मात्र हुआ 10 का, क्या हुआ है, चेंज आपका मात्र 10 का हुआ है। मैं आपको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से, मैं 10 का चेंज हुआ है, और इनिशियल मेरा था 20, मतलब घट गया, और तो यहाँ पे -10 आ जाएगा। इस -10 को हटाने के लिए क्या करोगे, माइनस और एक लगा दोगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा +10, यानी आपने क्या करा, माइनस आगे में लगा दिया। तो जैसे माइनस आगे में लग जाएगा तो हो क्या जाएगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा, DU इक्वल टू, कब, जब नेगेटिव आप नहीं चाहते हो तब, यस बॉयल्स लॉ। तो जब आप नेगेटिव नहीं चाहते तो आपने क्या करते हो, आप यहाँ पे सिंपल क्या कर देते हो, लगा देते हो नेगेटिव आगे, यानी V1 माइनस V2 कर देते हो। समझ आया, ये दोनों चीज लेके चलते हैं, क्योंकि आप जब पॉजिटिव लेना चाहते हो तो तब आप ये चीज करते हो, व्हेन यू नीड पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा दूसरा भी पॉजिटिव है तब। अब वे बोलेंगे सर इतना क्यों बता रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं क्यों। देखो अब बात करते हैं क्या, हीट एडिशन ड्यूरिंग दी आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, हीट एडिशन कर क्या रहे हैं कार्नोट में, तो देखो तो थोड़ा ध्यान से, हीट एडिशन कर रहे हैं 3 से लेकर 4 के बीच में, यही तो हीट एडिशन कर रहे हैं ना, एक सेकंड, हाँ हीट एडिशन ये कर रहे हैं, जहाँ एक्सपेंशन कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, हीट मिल रहा है तो एक्सपेंड हो रहा है। मेरा बात समझ आया कि नहीं, हीट मिल रहा है तो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। आप फिर से बोल सकते हैं मेरे से, सर जी यहाँ तो हीट आपका 0 है फिर भी एक्सपेंड कैसे कर रहा है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक में भी एक्सपेंशन हो सकता है, हीट आप मान लो छोड़ दी, लेकिन वर्क डन हो रहा है, एक्सपेंशन फिर भी होगा। तो मैं जो स्टूडेंट बोलता हूं, मैं आपको समझाने को बोलता हूं कि हीट एडिशन दे, हीट नहीं भी देंगे फिर भी एक्सपेंशन करा सकते हैं, क्योंकि वो डिवाइस से करा रहे हैं ना, वर्क डन करवा के एक्सपेंशन करवा रहे हैं वहां पे। समझ आए, यहाँ कोई वर्क डन हो रहा है, देखो इन दोनों में आपका वर्क डन तो चारों में होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सटर्नल ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है। चलो खैर इतना हो गया। तो माय पॉइंट इज यहाँ पे कि कहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है, तो हीट एडिशन मेरा हो रहा है क्या, 3 से 4 के बीच में आइसोथर्मल में, ठीक है। तो 3 से 4, तो सेम चीज को वैल्यू यहां में लिख दूंगा कि क्यू इन मेरा हो रहा है mRT, क्योंकि क्यू इन निकालना चाहते हैं तो ये रहा डेल क्यू,
तो डेल क्यू की वैल्यू मेरा निकला MRT V2 माइनस V1। लेकिन यहाँ पे बस V4 माइनस V3 है, क्योंकि यहाँ पे आपका वॉल्यूम का चेंज हो रहा है 1 से लेकर 2 के बीच में, यहाँ हो रहा किसके किसके में भी 3 से लेकर 4 के बीच में। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मेरा क्या 4 है, फाइनल तो ये है मेरा, और इनिशियल मेरा क्या था, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट आपका हुआ था यहाँ से इनिशियल, यहाँ से आपका हीट देना स्टार्ट हुआ था, हीट दे रहा हीट दे रहा हीट दे रहा हीट दे रहा हीट दे रहा, जब 4 आया तो हीट देना बंद हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिए, तो 4 माइनस 1 कर दिए, सॉरी 4 माइनस 3 कर दिए, या फिर बोल सकते हो बिगर माइनस स्मॉलर, ये भी आप लेके चल सकते हो। चलिए इतना समझ गए। अब बात करेंगे सेकंड हीट रिजेक्शन। तो आप देखो हीट रिजेक्शन कहाँ किया जा रहा है, तो हीट रिजेक्शन क्यू आउट, यानी कि 1 से स्टार्ट किया हीट रिजेक्शन और जा रहा हीट रिजेक्ट 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 करके 2 तक पहुंच गया। अब इनिशियल कहां से स्टार्ट हुआ, इनिशियल मेरा हुआ 1 से और हीट रिजेक्ट 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 करके यहां तक पहुंच गया, तो फाइनल मेरा हो रहा 2 माइनस 1, तो यानी कि क्या होगा V2 माइनस V1 होगा, V2 माइनस V1 होगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या करा गया V1 माइनस V2। आप बोलेंगे सर क्यों सर जी, क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने लिखा ना वैल्यू V4 बाई V3, तो ये बड़ा से लेकर छोटा में लिखा, तो यहाँ से वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ देखो मेरा वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम मेरा घट रहा, ध्यान देना, या वॉल्यूम मेरा घट रहा, V1 मेरा बड़ा है, अगर मैं बोलूँगा इस तरह से 10 20 30 40, तो भाई ये बढ़ती डिग्री में जाएगा ना, वॉल्यूम मेरा बढ़ते रहेगा। तो ये देखो V1 था और ये घट के मेरा कहाँ तक चल गया, आइसोथर्मल कंप्रेशन में 2 तक पहुंच गया, मतलब V2 पहुंच गया, कहीं 20 तक पहुंच गया, 40 से 20, तो इसका वैल्यू जो निकलेगा ना ये नेगेटिव वैल्यू मिलेगा अगर हम लोग V2 बाई V1 लेंगे तो, जो कि सही होता है। लेकिन चूंकि ऊपर वाला वैल्यू पॉजिटिव लिए तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा करेंगे। तो बड़ा कौन है मेरा, V1 मेरा बड़ा है, V1 बड़ा है V2 से, इसलिए V1 बाई V2 करेंगे ताकि ये भी वैल्यू मेरा पॉजिटिव मिले। या फिर वैसे समझ लो कि -10 था तो माइनस माइनस लगा दिए, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया कि माइनस के लिए क्या करता कि यहाँ पे मेरे बेसिकली मेरा क्या होता है V2 माइनस V1 होना चाहिए, V2 माइनस V1 होना चाहिए। लेकिन चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दिया आगे, तो हो गया V1 माइनस V2, इसलिए V1 बाई V2 मैंने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर। चलिए बिकॉज V2 इज स्मॉलर वैल्यू, यस बस वही बात है, क्योंकि ये स्मॉलर है, समझ आया। तो ये मेरा ये बिगर हम लोग लेके चलेंगे, ये एक पहला चीज है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत बच्चा सोचता कि ये आपने कैसे लिख दिया। अच्छा एक चीज यहाँ पे, एक चीज सर, एक चीज बताइए सर जी, आपने कहा था कि डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू के बराबर होता था MRT, ये कौन सा टी लेंगे, क्योंकि टी तो यहाँ पे आपने T3 ले लिया, यहाँ पे आपने T2 ले लिया। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे हीट एडिशन जब हो रहा है, तो हीट एडिशन देखो तो कहाँ हो रहा है, हीट एडिशन यहाँ हो रहा है। तो बोलेंगे सर टेम्परेचर तो है, टेम्परेचर कौन सा, ये तो पीवी डायग्राम है, टीएच डायग्राम देखो ये रहा मेरा टीएच डायग्राम। तो टीएच डायग्राम में क्या हो रहा है, हीट एडिशन यहाँ हो रहा है 3 से 4 के बीच में। तो देखो मेरा T3 ये है और T4 ये है, और मैंने कहा था कांस्टेंट टेम्परेचर है, आइसोथर्मल है, मतलब T3 इक्वल टू T4, तो चाहे T3 लो या T4 दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा ना कि T3 की जगह में T4 तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बात क्लियर हुआ कि नहीं, कि यहाँ पे अगर T3 की जगह में T4 लिख देता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली बिकॉज T3 इक्वल टू T4, क्योंकि आइसोथर्मल है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो कांस्टेंट तो मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। सिमिलरली जहाँ पे हीट रिजेक्शन कर रहे हैं वो भी अगर आप देखोगे ध्यान से, तो हीट रिजेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, आइसोथर्मल। तो T2 और T1 मेरा बराबर है, तो चाहे T1 लिखो या T2 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ पे T1 लिया हूँ। अगर आप बोलोगे नहीं सर मेरा मन, मैं लिखूंगा MRT2ln V1 बाई V2, तो कोई दिक्कत नहीं डियर, फिर भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आप कुछ भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए यहां से आपको ये चीज पता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हीट रिजेक्शन और हीट इंटरेक्शन जो है इन केस ऑफ कार्नोट कितना मेरा निकलता है और कैसे मेरा आता है। तो आराम से आप यहाँ पे हीट एडिशन ये निकाल सकते हो, अगर आपको वॉल्यूम दिया रहेगा तो, वॉल्यूम आपका वैल्यू दिया रहेगा तो यू कैन कैलकुलेट। लेकिन कौन सा वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा वॉल्यूम आपको दे देगा V1 V2 V3 एंड V4, तो याद रखना आपको V4 इस तरह से आपको देखना है। क्लियर माई पॉइंट नोट। चलिए इतना चीज समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद, देखो डायरेक्ट हम लोग बात करने वाले हैं वर्क डन इफिशिएंसी, क्योंकि इफिशिएंसी देखना चाह रहे हैं ना कि इफिशिएंसी जो है इसका कितना वैल्यू मेरा निकलेगा, जो आपको पता है मिनिमम माइनस मैक्सिमम। लेकिन इनके सब, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल कंबशन इंजन है ना, तो हीट इनपुट आउटपुट को ध्यान में रखते हैं हम लोग करेंगे। लेकिन चलो मैं यहीं से बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ पे अटकेंगे फिर पीछे जाएंगे। तो हम लोग को पता है इफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। क्या ऊपर में लेते हैं हम लोग, लेते हैं ऊपर में वर्क डन और नीचे में क्या लेते हैं हम लोग, हीट सप्लाई लेते हैं, हीट इनपुट या फिर हीट सप्लाई जो भी बात करो, ठीक है। तो वर्क डन यानी W और हीट इनपुट हम लोग Q इन लिख देंगे। तो आपका वर्क डन आपको ये पता है कि कैसे हम लोग निकालते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको पता है। हीट इंजन को ही लेते हैं, तो मेरा Q1 यहाँ से दिया गया, ये वर्क डन मेरा मिला और ये Q2 जा रहा था, ठीक है। तो वो भी पता कि इनपुट क्या क्या हो रहा था, Q इनपुट हो रहा है, तो Q इन हो रहा है, तो हीट एडिशन टू सिस्टम पॉजिटिव है ना। फिर यहाँ पे दोनों मेरा जा रहा बाहर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 प्लस हो जाएगा W, तो W इक्वल टू मेरा क्या निकल जाएगा, Q1 माइनस Q2, तो यहाँ से मेरा निकल जाता। तो ये आपको पता चलो इनपुट माइनस आउटपुट, इन और आउट,
इन मतलब ये इन है और टू माने ये आउट है, तो वही बात है क्यू इन माइनस क्यू आउट। तो ये आपको समझ में आया होगा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ थर्मोडायनेमिक्स से। फिर से देखो हर चीज थर्मोडायनेमिक्स से कनेक्टेड ये तो होगा ही होगा, ये आपको मैं पहले 10 बार बता चुका हूँ, तो ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको रिवीजन करवा चल रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, क्यू इन और क्यू आउट। अच्छा क्यू इन क्यू आउट तो अभी तो जस्ट मैंने लिखा ना, ये देखो क्यू इन का वैल्यू इतना बड़ा लिखा और क्यू आउट का वैल्यू, तो सबको वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो क्यू इन का मैंने यहाँ लिखा, क्यू आउट का लिखा, नीचे में क्यू इन का लिखा। सब में देखो एम आर है, एम एम ये तो कॉमन कॉमन आके कट सकता, आर भी मेरा कट जाएगा, आर भी कट जाएगा, आर भी कट गया, एम कट गया, आर कट गया। अच्छा ठीक है, बचेगा यहाँ पे टी टी बचा, टी टी बचा। अच्छा यहाँ पे एल एन बचा और वॉल्यूम बचा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है क्या कि V1 बाई V2 इक्वल टू V4 बाई V3। कैसे, क्योंकि मुझे तो ये पता है, यहाँ देख के लग रहा है कि T3 इक्वल टू T4 है, T3 इक्वल टू T4 है, ये तो देख के लग रहा है, और T1 आपका इक्वल टू T2 है। लेकिन वॉल्यूम जो बोल रहा है ना कि वॉल्यूम मेरा रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो किसका, 1 और 2 का और 4 और 3 का, 1 और 2 का और 4 और 3 का। मतलब यहाँ पे अगर बात ये बोल रहा है कि 1 और 2 का वॉल्यूम, ठीक है, 1 और 2 का वॉल्यूम और 3 और 4 का वॉल्यूम का रेशियो सेम है। कैसे, वो मुझे बताइए। रेशियो सेम तो होना ही है, क्योंकि यू नो दैट, आपको ये पता है कि सर जी आइसोथर्मल जितना हीट लेगा वही रिजेक्शन करेगा, तो रेशियो तो सेम ही आएगा, क्योंकि रिवर्सिबल बनाना है। लेकिन प्रूव करके बताओ सर कैसे होगा, तो वो चलो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। क्योंकि अभी तक मैंने बात करता किसके बारे में, एक मैंने बात करा 3 से लेकर 4 और 1 से लेकर 2, दो ही प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। एक हम लोग किसके बारे में बात किए थे, 3 से लेकर 4, क्योंकि 3 से लेकर 4 में हीट एडिशन हो रहा था और 1 से लेकर 2 के बीच में हीट रिजेक्शन हो रहा था। लेकिन अभी 2 प्रोसेस को छोड़े हैं, तो इन दोनों प्रोसेस में कैलकुलेट करेंगे कि हो क्या रहा है। तो पहले उठाते हैं किसी भी एक प्रोसेस को, जैसे यहाँ लिया गया सबसे पहले, क्योंकि दोनों प्रोसेस तो मेरा एडियाबेटिक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, रिवर्सिबल सब में होगा, ये ध्यान रखना, किसमें 2 से 3 के बीच में। तो देखो यहाँ पे 2 से 3, क्योंकि ये वाला देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, मेरा वॉल्यूम यहाँ पे घट रहा, प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है 2 से 3 के बीच में। और फिर से थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन होगा एडियाबेटिक के केस में, एडियाबेटिक जब आपका हीट आपका जीरो होता है, उस केस में मेरा टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है वो कैसे मेरा इक्वेशन लिखते हैं, टी वी पे पावर गामा -1 लेके चलते हैं। तो फॉर 2 प्रोसेस, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है मेरा 2 से और जा रहा 3 तक, तो मैं लिख सकता हूं कि T2V2 गामा -1 इक्वल टू T3V3 गामा -1। सेम चीज को यहाँ पे लिख दिया गया। सेम अगर मैं बात करूं तो और एक प्रोसेस यहाँ रहा हो रहा एडियाबेटिक का, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन 4-1 के बीच में, तो सेम चीज वही लिखेंगे कि किसके किसके बीच में हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल 1-4 कुछ भी लिखो, 4 से लेकर 1 भी लिखो, 1 से 4 लिखो, क्योंकि इक्वल करना ना आपको, तो वही है T4V4 गामा -1 इक्वल टू T1V1 गामा -1 लिख दिया। ये आपका किसके लिए, एडियाबेटिक जो आपका प्रोसेस हो रहा, दोनों का दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, एक कंप्रेशन एक मेरा एक्सपेंशन, तो दोनों के लिए ये चीज लिख दें। ये मेरा किसके लिए था, एक्सपेंशन के लिए था। यहाँ पे मेरा 1 सेकंड 2 से 3 एक्सपेंशन हो रहा ना, नहीं कंप्रेशन है, तो एक कंप्रेशन के लिए लिख रहा, ये एक्सपेंशन, ये एक कंप्रेशन एक्सपेंशन ध्यान मत दो, क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान दो, इतना आपने लिख दिया, ठीक है। एक काम करता है, वॉल्यूम को एक साइड करो, टेम्परेचर को एक साइड करो। तो वॉल्यूम को एक साइड करेंगे तो यहाँ देखोगे तो यहाँ से मेरा है V3 और यहाँ V2, तो V3 को मैं क्या कर रहा हूँ कि V2 को इधर ले गया, इधर रख दिया, और T2 को T3 को मैंने इधर ले गया, तो T2 डिवाइड बाई T3 आ गया। नीचे देखो, जैसे मैं उधर ले गया ना, T3 को इधर ले गया तो इसके नीचे आ गया, और चूंकि इसके ऊपर मेरा गामा -1 है तो V3 को इधर ले गया तो V3 और ये इधर आ गया, तो V3 डिवाइड बाई V2 पर गामा -1 इतना लिख दिया। सिमिलरली हम लोग यहीं पे भी कम करेंगे, वॉल्यूम को एक साइड करेंगे, गामा -1 इक्वल टू T4 बाई T1। अब यहाँ से क्या समझ आ रहा है, यहाँ से ये समझ आ रहा है, और मुझे ये चीज़ तो पता ही है ना, ये चीज़ तो पता है कि T3 इक्वल टू T4 और T2 इक्वल टू T1। देखो T3 इक्वल टू T4 और T1 इक्वल टू T2, क्योंकि थर्मल होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, ये पता है। ये अगर पता है तो देखो जहाँ पे आपका T2 है, तो क्या हमें T2 के जगह में T1 वैल्यू नहीं पुट कर सकता हूँ, क्योंकि T1 इक्वल टू T2 है, तो T2 के जगह में T1 वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि T2 के जगह में T1 वैल्यू पुट करते, दोनों सेम है, तो T2 के जगह में T1, और जहां पे आपका T3 है तो जहां T3 वहां के पुट कर T4 पुट कर सकते हैं, तो T3 के जगह में T4 वैल्यू को पुट कर दिया गया। जैसे ही ये चीज वैल्यू पुट कर गया, आपका इक्वेशन नया बन गया, ये चीज बन गया इक्वेशन V3 बाई V2 पे पावर गामा -1 इक्वल टू T1 बाई T4। तो यहां से ध्यान दो, ये जो मैंने पहले लिख के छोड़ दिया था, यहाँ पे आप दोनों में ध्यान दोगे, यहाँ भी आपका T1 बाई T4 है, यहाँ भी आपका T1 बाई T4 है। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि यहां से मेरा ये भी एक सेम हो जाएगा, यानी कि V4 बाई V1, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा मेरा, 1 सेकंड में सबको हटाता हूं, ये यानी कि मेरा V4 बाई V1 जो होगा अभी इक्वल टू हो जाएगा V3 बाई V2 के। क्लियर,
क्योंकि गामा गामा आप दोनों तरफ कट सकते हो गामा -1 को, तो क्या हो जाएगा मेरा v3/v2 इक्वल टू हो जाएगा v4/v1। इसको थोड़ा सा उलटफेर कर दो, उलटफेर कर दो और सजा दो। सजा के आप कर सकते हो कि भाई ये रहा मेरा v1 को ऊपर ले जाओ, तो क्या जाएगा v1/v2 आ जाएगा। और आपका अगर बात करेंगे v4 को, तो v4 को ऊपर लाए तो इसको नीचे ले आओ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा v4/v3, यानी कि v1 v2 v3 v4 इस तरह लिख सकते हैं। 1 2 और यहाँ पे क्या कर सकते हैं 4 3 इस तरह करके लिख सकते हैं। सेम चीज़ का यहाँ पे यूज़ करा गया है, क्योंकि यहाँ देखो क्या था 1 2 और 4 3 मैंने कहा ना, 1 2 4 3 और 4 3 यानी सब आपस में बराबर है। v4 v3 बराबर है v1 और v2 बराबर है। कुछ भी आप लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसको भी मैं बोल सकता हूँ क्या v4 और नीचे बोल सकता हूँ v3, तो इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ और कॉमन लेके ऊपर और नीचे कट कर सकता हूँ। तो पहले से m कटा था, r कटा था, अब मेरा वॉल्यूम वाला भी कट गया, बचा ओनली क्या टेम्परेचर। यहाँ पे बचा क्या, बचा ओनली टेम्परेचर बचा। तो यहाँ से क्या बचा, ऊपर वाले में एक बचा मेरा T3, इसमें बचा मेरा T1 और नीचे बचा मेरा T3, तो बचा क्या फाइनली आपका ये बच गया T3 - T1/T3। अब यहाँ पे समझने को है। अब फिर से आपको पता है कि इसको मैं और क्या तोड़ सकता हूँ कि भाई मैं बोल सकता हूँ T3/T3 - T1/T3, और ये T3 कट जाएगा, तो क्या आएगा 1 - T1/T3, 1 - T1/T3, तो ये कट कर दिए और बचा क्या मेरा 1 - T1/T3। तो देखो ऑटोमेटिकली अगर आप आईसी इंजन का देखोगे, कार्नोट साइकिल के बेसिस पे इफिशिएंसी निकालोगे, ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये मेरा निकल रहा है क्या T1/T3। अब थोड़ा ध्यान दो कि ये T1 वगैरह है क्या, तो T1 थोड़ा ध्यान दो, तो अगर आप दोगे ध्यान ना, एक सेकेंड, T1 कहाँ रहा, देखो T1 आपका यहाँ पे ये रहा T1, T1 इक्वल टू T2, ये रहा T1। तो T1 क्या है मेरा मिनिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर, यानी कि ये क्या निकला मेरा, ये मेरा मिनिमम टेम्परेचर है। और अगर बात करें T3, तो T3 देखो कहाँ पे, T3 आपका यहाँ पे, T3 इक्वल टू T4, ये क्या मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये क्या है मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो कुल मिला के क्या मैं नहीं ले सकता हूँ कि ये जो है पूरी तरह से मेरा सेम हो गया एज कार्नोट का इफिशिएंसी, 1 - T मिनिमम T मैक्सिमम। यानी कि अगर हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन में हीट का भी सप्लाई करते रिजेक्शन करते हैं कार्नोट में, तो मेरा इफिशिएंसी मैक्सिमम ही देगा, क्योंकि ये पूरी तरह से कार्नोट की इफिशिएंसी के मेरा बराबर हो गया। समझ आई मेरी बात कि नहीं। तो ये प्रूव आप लोगों को करना था कि अगर आप इंटरनल कंबशन के बेसिस पे भी आप प्रूव करते हो, मैं देखो थर्मोडायनेमिक्स में अलग तरह से प्रूव करा था तब भी ये आया था, और यहाँ पे हीट रिजेक्शन मैंने देखा कि मुझे सप्लाई यहाँ पे कंबशन करवाना है इंटरनल में, तो कब हीट ले रहे हैं कि कब दे रहे हैं और रिवर्सिबल के लिए क्या प्रोसेस था, आपको ये चीज़ प्रूव हो गया। तो यहाँ से ये चीज़ समझ आ गया होगा, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा एक चीज़ और पूछा जाता है मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है मेरा मीन इफेक्टिव प्रेशर। देखो स्टूडेंट, मीन इफेक्टिव प्रेशर बेसिकली होता है एवरेज प्रेशर। हम लोग एवरेज प्रेशर लेते हैं, क्यों लेते हैं समझो यहाँ बात। पूरा प्रोसेस अगर आप ध्यान दोगे ना पीवी डायग्राम में, तो देखो प्रोसेस जो है वॉल्यूम आपका घट रहा, देखो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, तो वॉल्यूम पहले V1 था, ठीक है, से घट के मेरा V2 तक पहुँच गया। फिर अगर बात करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मेरा फिर कहाँ तक पहुँच गया, V3 तक पहुँच गया। मतलब वॉल्यूम घट ही रहा, घट ही रहा, यानी कि प्रेशर ड्रॉप इतना हुआ। देखो प्रेशर मेरा बढ़ ही रहा, प्रेशर देखो यहाँ से यहाँ तक भी प्रेशर बढ़ा। अगर मैं प्रेशर की तरफ दिखाऊं तो ये मान लो P1 रहेगा, फिर यहाँ P2, तो P2 और प्रेशर बढ़ा, फिर यहाँ बच गया P3, तो P3 और बढ़ा। तो यहाँ पे देख सकते हो इतना मेरा प्रेशर का जो है ना वो बढ़ रहा है, प्रेशर मेरा इतना इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावे अगर आप रिवर्स जाओगे एक्सपेंशन के केस में, तो देखो यहाँ पे मेरा प्रेशर घट रहा है, यहाँ तक घट गया, फिर और एक बार घटा, तो जितना बढ़ा उतना फिर घटता भी है। समझ आई मेरी बात की नहीं। तो यहाँ पे आप क्या समझे कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है और घट रहा है, प्रेशर यहाँ तक क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा और फिर प्रेशर घट रहा है, कहीं शांत नहीं हो रहा है। तो एक प्रेशर अगर कोई निकालने बोलेगा कि एक प्रेशर मुझे निकालिए, कैसे पता चलेगा। जैसे कोई बल्लेबाज होता है, एक मैच में मारा 40 रन, एक मैच में मारा 30 रन, एक मैच में मारा मान लेते हैं कि यहाँ पे मार दिया, कितना रन मार लेते हैं कि यहाँ पे मार दिया 50 रन, और तीसरा मैच में फिर से मारा 20 रन, और चौथा मैच में मारा उसमें कितना मारा 60 रन मारा। तो इसका एवरेज निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। आप कैसे बोलोगे कि बल्लेबाज कितना रन मारता है, तो आप क्या करते हो, सबको जोड़ के मीन निकालते हो, मीन मतलब सबको ऐड करते हो, और कितना है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड करते हो, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देते हो। तो जब 5 से डिवाइड करोगे सबको समस्या से करके, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करोगे तो 4 और 3 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, 14 और 6 यानी 20 हो गया। 5 से करोगे तो 40 आपका एवरेज निकल जाएगा। नहीं, इससे पता चल जाता हर मैच में इतना मारा। समझे मेरी बात की नहीं। जब आपका वेरी करता, बहुत ही वेरी करता, हर मैच वेरी कर रहा है, देखो कहीं भी कॉमन नहीं है, या 40 से 30 है, या 50 से 20 से 60 है। तो यानी कि क्या समझे कि यहाँ भी आपको एक
कोई बोलेगा प्रेशर कितना यहाँ पे हो रहा है, कैसे निकालोगे, बड़ा डिफिकल्ट है, हर बार वेरी कर रहा है। तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे निकालते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्या निकालते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं पी फॉर प्रेशर, एम फॉर मीन। अभी इसको कैसे निकालेंगे वो समझना। हम लोग को ये पता है कि वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग सिंपल निकालते हैं क्या कि वर्क किसका निकाला, पिस्टन, पिस्टन कितना मूव कर रहा है, ये रहा पिस्टन मेरा, ये रहा क्या है मेरा पिस्टन है। तो पिस्टन कितना मेरा मूव कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। अभी जो मैंने आपको एनिमेशन दिखाया स्टार्टिंग क्लास में ही दिखाया था, ये वाला जो एनिमेशन आपको दिखाया था मैंने, ये वाला एनिमेशन, पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर रहा है, इजंट इट। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब यहाँ जो मेरा वर्क कर रहा है कितना कर रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो पिस्टन कितना मूव किया, तो भाई कितना ये फोर्स लगाया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि वही टॉप डेड सेंटर लेकर बॉटम डेड सेंटर कितना वो मेरा स्वेप्ट कर रहा है, वॉल्यूम को ऊपर नीचे ले जा रहा है। अब इसीलिए आएगा स्वेप्ट वॉल्यूम, लेकिन अभी बात करें डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन बात करेंगे इससे हम लोग कैसे वर्क डन फाइंड आउट करें प्रेशर के टर्म पे। तो ये मुझे पता है कि प्रेशर इक्वल टू होता है क्या, फोर्स अपन एरिया, तो मैं यहाँ तो लिख ही दिया हूँ फोर्स अपन एरिया। और यहाँ से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं क्या कि फोर्स हो जाएगा क्या मेरा प्रेशर इंटू एरिया। तो मैं बस यहाँ कर सकता हूँ प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो था ही। लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रेशर है, मीन प्रेशर है, मीन इफेक्टिव प्रेशर है, वही मुझे निकालना है। अभी क्या करना, वही मुझे निकालना है। एक सेकेंड, एक सेकेंड यहाँ कुछ तो हो गया जो ये वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके, अब ये क्या हो गया भाई, ये इरेज ही नहीं हो रहा, ये फ्रीज हो गया। जस्ट अ मिनट, मुझे टाइम दी। ओके ओके, ये ठीक हो गया ना। ठीक है ठीक है, ठीक है, हट गया हट गया। ओके, तो मैं क्या कहता प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो ये हो गया मेरा पूरा वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन कौन सा वॉल्यूम, सॉफ्ट वॉल्यूम। सॉफ्ट वॉल्यूम मतलब ये जो पिस्टन रहेगा, ये गोल जैसा पिस्टन है, ये कितना मूव किया, तो क्या करेंगे उसका एरिया फाइंड आउट कर। कैसे एरिया फाइंड आउट करोगे, इसका कुछ तो डायमीटर होगा ना, क्योंकि गोला रहेगा मेरा पिस्टन, पिस्टन मेरा कैसा रहता है, गोल रहता है, पिस्टन मेरा कैसा रहेगा, गोल रहेगा, ठीक है, और गोल रहेगा तो इसका कुछ डाया होगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर से निकालेंगे एरिया। तो एरिया मेरा निकल गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना लेंथ, ये कितना यहाँ तक जाएगा, ये लेंथ यानी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से मेरा क्या निकला, वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, ये ध्यान रखना। क्या बोला जाए, स्वेप्ट, कितना मतलब स्वेप्ट किया, जो उसके अंदर का मॉइस्चर बोल रहे हैं, एयर फ्यूल का मिक्सचर है, ये जो भी फ्यूल आपका है या गैस है, उस गैस को कितना ऊपर लेके गया, या फिर कितना मतलब कितना वो आगे पीछे जा रहा है, टॉप डेड सेंटर और बॉटम सेंटर के बीच में कितना वो वॉल्यूम को स्वेप्ट किया है, कितना लेके गया है, फिर कितना लेके आ रहा है। तो उसी को कहा जाता है स्वेप्ट वॉल्यूम, यानी एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम है लेकिन स्वेप्ट वॉल्यूम इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है मेरा, स्वेप्ट वॉल्यूम इसको बोल देते हैं। और ये मेरा पीएम हो गया। अब मुझे निकालना क्या, पीएम है, यानी कि मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन, ये जो वर्क डन है इसको रहने देते हैं और स्वेप्ट वॉल्यूम को नीचे ले जाते हैं। तो बेसिकली आपका निकल क्या जाता है, निकल जाता है आपका दिस मच, यानी कि अगर आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है तो वर्क डन डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाता है। वर्क डन यानी वर्क डन यानी वर्क आउटपुट जितना दिया और डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। लेकिन ये ध्यान रखना कि पीएम का वैल्यू जो होता है इन केस ऑफ कार्नोट साइकिल बहुत ही कम मिलता है, ये याद रखना आप लोग को। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कि पीएम आपको, पीएम इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि ये जो आपका स्टर्लिंग साइकिल बनाना इसीलिए यूज ही हुआ। क्योंकि देखो ये भी तो आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ भी हम लोग आइसोथर्मली यूज करेंगे, तो फिर इसको बना के फायदा क्या है, थोड़ा ये जो मीन इफेक्टिव प्रेशर इसको हाई करने के लिए। तो यहाँ पे लिख दिया गया कि पीएम इज लो, क्यों कि एक चीज मुझे बताओ कि पीएम अगर बात करेंगे तो ये मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम के, किसके, स्वेप्ट वॉल्यूम के। यानी अगर स्वेप्ट वॉल्यूम बढ़ेगा तो मेरा पीएम वैल्यू घटेगा। और देखो वॉल्यूम भी थोड़ा ध्यान दो, कितना वॉल्यूम का स्वेप्ट हुआ है, ये देखो यहां से आपका यहां तक गया है तो वॉल्यूम क्या हुआ, घटा है, यानी V1 से लेकर आया यहां तक आ गया है, ठीक है। फिर ये आपका यहां तक गया है तो ये यहां तक हुआ है। अगर चारों प्रोसेस में ध्यान दोगे ना तो पहले देखो अगर सारा वॉल्यूम देख लो, यहां से आ गया क्या V1 आ जाएगा, V1। अगर बात करेंगे यहाँ पे V4 वाला है तो यहाँ से आ जाएगा क्या मेरा V4, यहाँ वाला आ जाएगा V3 V2 और यहाँ आ जाएगा क्या आपका V3। तो देखो कितना स्वेप्ट वॉल्यूम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका स्वेप्ट वॉल्यूम हुआ है। तो स्वेप्ट वॉल्यूम इसका ज़्यादा है, अगर इसका स्वेप्ट वॉल्यूम ज़्यादा है
तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेना पीएम के मीन इफेक्टिव प्रेशर का, यानी कि अगर ये ज्यादा है तो पीएम वैल्यू कम। तो चूंकि यहाँ पे सॉफ्ट वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, चारों प्रोसेस में वॉल्यूम का आपको देखने को मिलता है, चारों वॉल्यूम में, चारों प्रोसेस में देखिएगा कि वॉल्यूम घट ही रहा है, वॉल्यूम क्या आ रहा है, घट ही रहा है, वहां तक जाते आते, मतलब वहां तक आते आते, समझे मेरी बात की नहीं। वैसे आप बोलेंगे सर जी यहाँ तो वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल आप फाइनल देखो कहां से कहां तक हुआ, फाइनल हुआ एक से लेकर चारों तक नहीं बोलेंगे, लेकिन आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे सॉफ्ट वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसीलिए पीएम लो रहता है इन केस ऑफ कार्नोट साइकिल। तो इसी से इंस्पायर होकर बोला कि एक काम करते हैं, इस लो इफेक्टिव मीन प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं क्या कोई तरीके से। तो एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि एक काम करते हैं ना, जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है उसको हटा देते हैं, उससे सॉफ्ट वॉल्यूम थोड़ा घटा सकते हैं, आइसोथर्मल रहेगा। मतलब यहाँ पे ये जो हम लोग आइसोथर्मल रह रहे हैं ना, इस दोनों आइसोथर्मल को रखेंगे, ये आइसोथर्मल को यहाँ से यहाँ तक रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक आइसोथर्मल को रखेंगे, लेकिन यहाँ तक जो हो रहा है इसको घटा देंगे, इतना बचाएंगे, जो मैं ग्रीन कलर से घेर रहा हूँ ना, इतना को बचा सकते हैं हम लोग, यहाँ से लेकर यहाँ तक को बचा सकते हैं, इसको बचा सकते हैं। ठीक है, इसको बचाएं कैसे, हम लोग यहाँ पे मान लो कोई कांस्टेंट प्रोसेस तरह लेंगे, कांस्टेंट प्रोसेस ले लेंगे, इस तरह से कुछ भी कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो आगे चलकर वही किया गया है, लिया गया कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम ले लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से इस तरह करके ले लिए ना, तो इतना मेरा वॉल्यूम तो बच गया ना, यहाँ तक आना ही नहीं पड़ा, मतलब 1 से लेकर 2 तक आया, 4 तक पार किया, 1 तक आया, 2 तक आया, लेकिन ये 3 तक नहीं पहुंचा, तो इतना वॉल्यूम आपका बचा। कौन सा वॉल्यूम बच गया, इतना वॉल्यूम मेरा सॉफ्ट होने से बचा, यानी कि ये बच गया, तो यानी सॉफ्ट वॉल्यूम यहाँ पे क्या थोड़ा कम हुआ, यानी पीएम वैल्यू थोड़ा बढ़ा सकते हैं, पीएम वैल्यू थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यही बता रहा है मीन इफेक्टिव प्रेशर, क्योंकि प्रेशर जब तक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर ही होता है जो उसको याद होगा, जब सक्शन किया जाता है ना एयर फ्यूल मिक्सचर को, तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना कम हीट देना पड़ेगा। आप चाहते हो ना कम से कम मेरा फ्यूल जनरेट हो, मतलब कम से कम मेरा फ्यूल लगे गाड़ी चलने के लिए, वो कम होगा जब प्रेशर ज्यादा होगा, कि जब आप सक्शन करते हो फ्यूल को, उसका कंप्रेशन करते हो, अगर मेरा जो भी उसके अंदर का एयर फ्यूल, अगर मैं पेट्रोल इंजन लेके चलूँ, पेट्रोल एंड एयर का मिक्सचर है, वो अगर हाई प्रेशर और टेम्परेचर में है, तो थोड़ा सा भी आप फ्यूल अगर स्पार्क प्लग देखो तो जल्दी आग लग जाएगा, तो ज्यादा फ्यूल का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, वही अगर मान लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल इसको नहीं, डीजल इंजन समझ लेना, डीजल में सिर्फ एयर को लेते हैं, एयर को लेने के बाद उसको हाईली कंप्रेस करते हैं, प्रेशर टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है, उसका डीजल को छिड़का जाता है, क्योंकि यहाँ पे डीजल छिड़का नहीं जाता, सिर्फ स्पार्क प्लग होता है, इसलिए डीजल इंजन में लोग स्पार्क प्लग का यूज नहीं करते हैं, उसमें बस डीजल को छिड़का जाता है। लेकिन हाँ, इसमें प्रेशर टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई किया जाता है, मतलब फ्यूल के तौर पे सिर्फ एयर का ही यूज करते हैं, इतना हाई प्रेशर कि जैसे डीजल को छिड़का जाता है फट से वो आग लग जाता है। तो देखो यहाँ पे प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर अगर ज्यादा रहेगा तो एफिशिएंसी उसका ज्यादा होगा। तो यही चीज को मीन इफेक्टिव प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, एक नया साइकिल का प्रोड्यूस किए हैं, स्टर्लिंग साइकिल। और इसमें क्या हुआ आपको समझ आ गया होगा कि देखो ध्यान से यहीं तक आएगा, इसके बाद ये ऊपर से स्ट्रेट लाइन चल जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं इधर इस तरह मूव करूंगा तो ये वॉल्यूम मेरा स्वेप्ट होगा, तो मैं इतना स्वेप्ट नहीं करना चाहता। तो सेम चीज यहाँ पे करा गया, देखो ध्यान से, ये 1 से लेकर 2 तक गया ना आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो यहाँ पे 1 से 2 आइसोथर्मल कंप्रेशन है, लेकिन इसके बाद देखो स्ट्रेट लाइन ऊपर चल गया है, तो देखो अब मेरा स्वेप्ट वॉल्यूम यहीं से लेकर यहीं तक हुआ, 1 से लेकर 2 ही तक हुआ, 1 से लेकर यहाँ 2 ही तक हुआ, यहाँ ये वाला इतना बच गया मेरा यहाँ पे, तो ये मेरा वहां पे बचाया गया ताकि मेरा सॉफ्ट वॉल्यूम कम हो, ये कम होगा तो पीएम का वैल्यू बढ़ेगा। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे समझने वाली बात है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे करा गया। तो एज कार्नोट वर्क, जो कार्नोट साइकिल का वर्क होता है लो होता है, इसीलिए इसका वर्क भी, जो इफिशिएंसी भी लो हो जाता है, क्योंकि इसका मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है वो कम आपका देखने को मिलता है। ठीक है, चलो इफिशिएंसी तो मैक्सिमम होता है, हाइपोथेटिकल होता है, मेन इफेक्टिव प्रेशर को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ से वर्क कम होता है, इफिशिएंसी नहीं, वर्क का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इफिशिएंसी मत समझ लेना कि आप बोलेंगे सर जिसका तो इफिशिएंसी मैक्सिमम होता है, वर्क का मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर, चलिए तो देखो यहाँ पे लिख दिया गया है कि एज कार्नोट साइकिल वर्क लो मीन इफेक्टिव प्रेशर, बस आप प्रेशर ध्यान दो ना, अभी वर्क एफिशिएंसी मत जाओ, वहाँ फंस जाओगे, वहाँ मत जाओ, मैं जो बोला वो चीज़ को ध्यान मत दो, मैंने जो कहा कि नहीं इसके चलते वर्क कम होता है उसमें मत ध्यान दो, जब जरूरत पड़ेगा मैं आपको बता दूंगा, अभी आप ये समझो कि बस मीन इफेक्टिव प्रेशर कम हो जाता है, बस खेल खत्म, तो उसको बढ़ाना है हमको। तो सो वी डेवलप अ न्यू साइकिल विच हाइयर मीन इफेक्टिव प्रेशर, इसे बढ़ाएंगे कैसे आपको समझ आ गया, फॉर अचीविंग मोर क्लोज टू, लेकिन हाँ ये भी ध्यान रखना कि कार्नोट इफिशिएंसी जैसा ही आए, क्योंकि कार्नोट मैक्सिमम इफिशिएंसी देता है, तो हम ये इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि भाई मेरा इफिशिएंसी इतना घट जाए, तो भाई कार्नोट का इफिशिएंसी बनाया के नहीं क्या करेंगे, आइसोथर्मल को पकड़ लो, क्योंकि यू नो दैट कि भाई जो कार्नोट एफिशिएंसी होता है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर लिमिट पे, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो आइसोथर्मल ले लिए तो हाँ चलो भाई इसको नहीं छोड़ना, मतलब समझ रहे हो ना, इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि ये मेरा पैसा वाला चीज है, इसी से मेरा पैसा बचेगा, तो इसको पकड़ेंगे। चेंज क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक को चेंज कर दो ना, तो कर दिए, तो इसको बनाते हैं 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो बस कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब ये रहा कांस्टेंट वॉल्यूम 1 और ये रहा कांस्टेंट वॉल्यूम 2, क्योंकि ये आपके नीचे वॉल्यूम का है, तो 2 कांस्टेंट वॉल्यूम ले लिए, मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है।
बाकी दो आइसोथर्मल तो यू नो दैट, एक मेरा आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। सिमिलरली टीएस डायग्राम अगर बात करेंगे तो दो हम लोग क्या लिए थे, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट ले लो, तो ये रहा टेम्परेचर कांस्टेंट दो हो गया आइसोथर्मल। एक में आपका हीट एडिशन हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है, क्लियर। और बाकी दो क्या लिया गया, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का दो स्लोप आपका आएगा इस तरह से, कर्व आएगा, तो दोनों मैंने कर्व ले लिया, तो ये बन के रेडी हो गया, ये बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो यहां भी देखो ये कार्नोट, देखो याद रखो कि मोर क्लोज टू बोला गया कार्नोट एफिशिएंसी, ये कब आया, जब मेरा हीट एडिशन और रिजेक्शन भी आइसोथर्मल में कर रहे हैं। तो ध्यान दो इसमें भी हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन हम लोग कर रहे हैं आइसोथर्मल में भी, और अभी भी हम लोग चेंज नहीं किए हैं, हीट एडिशन हीट रिजेक्शन आइसोथर्मल में कर रहे हैं, ताकि मेरा इफिशिएंसी कौन वाला मिले, वही वाला 1 - T मिनिमम बाय मैक्सिमम के लिए, ताकि अगर ये मिलेगा तो क्या होगा, मेरा मैक्सिमम इफिशिएंसी अचीव होगा। बस इसके इस लालच के लिए अभी आइसोथर्मल ही लिया गया है, लेकिन आगे देखो इसमें क्या कि जो चीज चाहिए था वो तो काम बन गया, ऐसा बात नहीं है। तो पहला प्रोसेस यहाँ पे भाई वही चीज है, दो आइसोथर्मल ले लो, तो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, एक बार हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो जब हीट रिजेक्शन करेगा तो आइसोथर्मल कंप्रेशन, यहाँ देखो यहाँ हो रहा है 1 से लेकर 2, हीट रिजेक्शन Q को रिजेक्ट करेगा, यानी Q आउट होगा, यहाँ देखो Q आउट है 1 से लेकर 2 के बीच में। आइसोथर्मल यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइसोथर्मल ये स्लोप जाएगा क्योंकि ये पीवी डायग्राम है, ये टीएस में कांस्टेंट जाएगा, ठीक है। तो आउट हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर घट रहा है क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रहा है, और प्रेशर मेरा बढ़ रहा है, और वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि हीट जा रहा है, एंट्रोपी यू नो दैट, हीट रिजेक्ट हो रहा है तो एंट्रोपी घटता है, मैं सारा स्टेटमेंट बता रखा हूँ। तो ये एरो इधर जाएगा, एंट्रोपी घटेगा, इधर घटेगा, ठीक है, ऐसे ये जा रहा है। फिर अगर बात करेंगे 2 से 3, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए, तो कांस्टेंट वॉल्यूम आपका तो यहाँ तो ये होगा, और चूंकि ये मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है लेकिन प्रेशर मेरा बढ़ेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो यहाँ भी प्रेशर बढ़ता है, ये ध्यान रखना कि प्रेशर यहाँ बढ़ रहा है भाई, क्योंकि आगे तक देखना इस प्रेशर को भी कांस्टेंट मान लेंगे हम लोग, उससे भी देखेंगे क्या चीज हो रहा है। तो अभी प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर में क्या हो रहा है, प्रेशर मेरा इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। फिर हम लोग करेंगे क्या, तो कांस्टेंट प्रेशर का अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो मेरा कर्व जाएगा इस तरह से, कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर बढ़ रहा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व ये जाएगा। फिर एक आइसोथर्मल आएगा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन एक्सपेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि हीट यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, तो एक्सपेंड कर रहे हैं, हीट यहाँ पे दे रहे हैं, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम कर देंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर घटेगा, लेकिन इस बार तो कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर घट रहा तो इधर आएगा, ठीक है। ये चारों प्रोसेस आप देख लिए। यहाँ फिर से वही बात है, टी मिनिमम और टी मैक्सिमम, जैसे टी मिनिमम टी मैक्सिमम आ गया, क्योंकि ये टारगेट आपका तो वही है ना कि भाई हम लोग क्यों लिया आइसोथर्मल प्रोसेस, क्यों हम लोग हीट एडिशन हीट रिजेक्शन कर रहे हैं आइसोथर्मल में, ताकि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करना है। ये कब होता है, जब आपका टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करता है। देखो T3 T4 फिर से आपका मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया, मिनिमम टेम्परेचर सेम एज कार्नोट, मतलब एक जैसा तो नहीं है, लेकिन यहाँ भी आपका टेम्परेचर लिमिट पे ही डिपेंड करता था, और यू नो दैट कि कार्नोट एफिशिएंसी टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करता है, इसलिए आपका मैक्सिमम होता है। तो फिर से एफिशिएंसी निकालो स्टर्लिन का, क्यू आउट बाई क्यू इन, फिर वही क्यू इन बाई क्यू आउट बाई क्यू इन, ठीक है, और इसको कट कर देंगे तो 1 बाई क्यू आउट बाई क्यू इन। और फिर देखो यहाँ पे भी अगर बात करेंगे सेम चीज वही एम आर एल, मतलब एम आर टी एल एंड वी टू माइनस V1 वही यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हीट सप्लाई हीट रिजेक्शन अभी भी तो आइसोथर्मल में ही कर रहे हैं। कि देखो ध्यान से, यहाँ जो हम लोग लिखे थे क्यू इन किसके लिए निकालते, हीट एडिशन आइसोथर्मल के लिए, हीट रिजेक्शन आइसोथर्मल के लिए, अभी भी कोई चेंज थोड़ा ना कर रहे हैं, यहाँ भी तो अभी भी तो हम लोग कर रहे हैं वही चीज ना, अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ, अभी भी हीट एडिशन आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन आइसोथर्मल, तो वही वैल्यू तो सेम होगा, तो सेम वही चीज एम आर एल, लेकिन आप किस वॉल्यूम में कर रहे हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग वॉल्यूम कर रहे हैं, देखो अगर मैं क्यू आउट का बात करता हूँ तो क्यू आउट कहाँ पे हो रहा है, देखो क्यू आउट मेरा यहाँ हो रहा है, मैंने 1 से 2 के बीच में हो रहा है, 1 से 2 के बीच में हो रहा है। आपको पता है मैक्सिमम तो वॉल्यूम अगर मैं बात करूँ 1 से 2, तो वॉल्यूम वाला देख लो यहाँ पे 1 से 2, 1 से 2। कंप्रेशन मतलब हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, क्यू आउट हो रहा है, क्यू आउट। तो देखो यहाँ पे कौन ज़्यादा है, तो कौन ज़्यादा यहाँ पे V1 ज़्यादा है या फिर आपका V2 ज़्यादा है, बताइए। तो आप बोलेंगे सर V1 मेरा बड़ा है, तो V1 बाई V2 कर दिए, V1 मेरा बड़ा है तो V1 बाई V2। सिमिलरली क्यू इन कहाँ रहा, क्यू इन मेरा यहाँ पे, क्यू इन यहाँ पे हो रहा, क्यू इन इसमें कौन बड़ा है, मेरा बड़ा अगर बात करें तो 4 इस बार बड़ा है, तो कर देंगे V4 बाई V3, क्लियर। फिर से मेरा एम आर कटेगा, फिर से मेरा एम आर कटेगा, और इस बारी सर यहाँ भी इस बारी भी क्या ऐसा कोई रिलेशन होगा कि V1 बाई V2 और V4 बाई V3 इक्वल होगा, इस बार आपको नजर आ जा रहा है। नजर कैसे आ रहा है, देखो यहाँ भी आप देख सकते हो, ध्यान दो थोड़ा सा, ये देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ पे आपका V1 और V4 बराबर है कि नहीं, ये देखो इसको देखो, तो V2 और V3 बराबर है कि नहीं, बिल्कुल। तो सेम चीज यहाँ पे भी मेंशन कर दिया गया येलो कलर से, देखो यहाँ से आपका जो वॉल्यूम 1 है और 4 है बराबर है, और V2 और V3 है बराबर है। तो ये अगर बराबर हो गया तो देखो जहाँ पे आपका, एक सेकंड इसको हटाने दीजिए, तो जहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं V4,
तो V4 के जगह में क्या मैं V1 लिख सकता हूँ, V1 लिख सकता हूँ। और V3 के जगह में क्या कर सकता हूँ बताइए आप लोग, V3 के जगह में V2 कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ आपका V3, चलो मैं चेंज तो कर दिया गया, V1 V2 को कर दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। यहाँ देखो इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। ऊपर में आपका V1 था, तो V1 के जगह में V4 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं V4। और V2 के जगह में कर सकते हैं V3। तो देखो यहाँ भी V4 V3, यहाँ भी V4 V3, यानी ये भी कटा, पूरा का पूरा कट गया, बचा ओनली क्या T वाला बचा। तो ऊपर में बचा T1 और नीचे बचा मेरा T3। तो घुमा फिरा के वही चीज़ आ गया, और आना ही था, आना ही था। ये आपको शुरू से पता था, मैं आपको इतना अच्छा एक्सप्लेन किया हूँ कि ये तो आना ही था। तो T1 क्या है, देखो ध्यान से, T1 क्या है यहाँ पे भाई, T1 ये वाला है, ये मिनिमम टेम्परेचर। तो फिर से वही बात है कि हो गया मिनिमम। और T3 क्या है, तो T3 देखो T3 या T4 रहे मैक्सिमम, यानी फिर से बात वही आ गया कि मेरा मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर डिपेंड कर रही है, मतलब फिर से ये कार्नोट का आ गया, सेम एज कार्नोट एफिशिएंसी। भाई साहब क्यों शुरू में ही भाई, ये तो भाई इसमें जादू का क्या बात है, हीट एडिशन हम लोग आइसोथर्मल भी, लेकिन हाँ चेंज किए हैं, समझो ये कला ये है कि इसमें थोड़ा चेंज भी कर दिया, फिर भी वही आया एफिशिएंसी। क्या चेंज किया, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इस बार लिए थे, रिवर्सिबल एडिबिलिटी को छोड़ के। इससे फायदा क्या हुआ, इससे बस एक फायदा हुआ था, देखो अभी तक ऑटो डीजल साइकिल नहीं है, तो उसके लिए बड़ा अचीवमेंट है कि हम लोग मीन इफेक्टिव प्रेशर को बढ़ा भी दिए और इफिशिएंसी सेम का सेम ही रहा। तो ये जादू हुआ ना, समझे मेरी बात की नहीं, तो वो जादू हुआ, समझ रहे मेरी बात की नहीं। चलिए ये चीज़ है, तो यहाँ से आप ये चीज़ समझ गए होंगे। बाकी ये जो प्रेशर घट रहा नहीं, आपको समझाया गया कि मीन इफेक्टिव प्रेशर में देखो प्रेशर यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे आपका प्रेशर क्या होता है, फिर से प्रेशर घट रहा है, और यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ये सब प्रोसेस को आपको समझाया गया है, ठीक है। चलो, तो यहां से आप लोग को ये समझ में आ गया। अच्छा लेकिन 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 आप बोलेंगे सर जी ये भी आपको पता है, बस आपको बता दे रहे हैं, स्टर्लिंग साइकिल यूज अर्लियर इन दी हॉट एयर इंजन, पहले के जमाने में, पहले मतलब बहुत स्टार्टिंग में यूज किया जाता था हॉट एयर इंजन में, बट इट गेट ऑब्सोल्यूट। देखो ऑब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, आप सर्च भी करोगे ना, तो ये क्या होता है, जब आगे चलकर डेवलप होता न्यू इंजन तो उसका यूज बंद हो जाता है, तो ये ऑब्सोलेट हो गया बाद में, ठीक है। तो ऑब्सोलेट हो गया आफ्टर डेवलपिंग ऑटो डीजल साइकिल। मेन ऑटो डीजल ही इसमें जो क्रांति लाया था ना आईसी इंजन में, ऑटो डीजल साइकिल ही लाया है, जो आज भी यूज होता है। आज तो ऑटो डीजल्स को बना के ड्यूअल बना गया है, जिसको इन दोनों का बेनिफिट लिया जाता है, जो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। बिकॉज इट हैज मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों नहीं इसको बना, इसका बनाना ना, डिजाइन करना बहुत डिफिकल्टी है, बहुत कॉस्ट लग जाता है। तो मेजर डिफिकल्टी इन डिजाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर, जो भी हीट एक्सचेंजर उसमें लगता है उन सबको बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। और इसके साथ साथ इससे ज़्यादा हाई विच कैन, क्योंकि भाई ये हीट एक्सचेंजर वगैरह हाई टेम्परेचर में काम करना ही लगेगा। हाई टेम्परेचर है तो हीट एक्सचेंजर चाहिए जो कि उसको हीट को एक्सचेंज करके ठंडा वगैरह करे, तो उसको बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है इस इंजन को, इसलिए इसको बाद में इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया। बंद मतलब इनकेस उसका यूज कम हो गया, जब उससे अच्छा इफिशियंट वाला इंजन आ गया, ठीक है। तो ये हो गया स्टर्लिंग साइकिल का। अब बात करते हैं इरिक्सन साइकिल का, इसको भी साथ में देख लेते हैं क्योंकि उसी से कनेक्टेड है, क्योंकि इसके बाद हम लोग देखने वाले क्या हैं, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ये इरेज क्यों नहीं हो रहा भाई साहब, एक सेकंड। हाँ, ये अगर इरेज नहीं होगा तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ इसको थोड़ा मुझे इरेज करने दीजिए। हाँ हाँ इरेज हो गया, ठीक है, ओके। ठीक है, देखो ओके नाउ, अब हम लोग आ जाता है इरेक्शन साइकिल, फिर कुछ आया है ना। अब देखो इसमें क्या करा गया, अभी भी चेंज मैंने कहा ना आइसोथर्मल का चेंज नहीं करा गया है। इट कंसिस्ट ऑफ दो दो मतलब इसमें भी 4 प्रोसेस है, लेकिन 2 मेरा आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल क्यों लिया गया बताओ, हीट एडिशन हीट रिजेक्शन के लिए, क्योंकि फिर से वही देखो, फिर से टीएच डायग्राम देखो, T3 इक्वल टू T4 और T1 इक्वल टू T2, क्यों, ताकि मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में लिमिट है, ताकि मैक्सिमम मुझे एफिशिएंसी मुझे मैक्सिमम चाहिए। ये अभी तक इसको भाई इसको मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था अभी तक कि भाई इसको भी कुछ चेंज किया जाए क्या, नहीं, तब तक बोला ना ना ना, ये देखो मतलब समझ रहे हो नहीं मेरी बात की नहीं। तो जब भी आप ज़्यादा पैसा किसी कंपनी में जाते हो ना, जहाँ 1 लाख मिल रहा है, तो ट्राई करते हो कि इससे आसपास से मिले, भले कितनों सेक्रीफाइस करना पड़े। बाद में जब आप कम भी ज्वाइन कर लेते हो और जहाँ पे रिलैक्स मिलता है, शांति मिलता है आपके जीवन में, तब लगता है हाँ यार थोड़ा कम पैसा लेकिन लाइफ में बहुत इंजॉय कर पा रहे हैं, अपना सेल्फ टाइम को बिता पा रहे हैं, फैमिली का टाइम बिता पा रहे हैं, तब पता चलता है नहीं पैसा भी सब चीज़ नहीं होता है ना। तो वही चीज़ है कि अभी तक भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, इसमें चेंज ही नहीं कर रहा, अभी भी आइसोथर्मल लेके ही चला जा रहा है। आइसोथर्मल क्यों, वही लालच से कि एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाए। फिर चेंज क्या करा गया, इस बार हम लोग क्या लिए थे, इसमें हम लोग कर रहे थे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस,
रिवर्सिबल एडियाबेटिक को जो मेरा कार्नोट में था, लेकिन अब क्या करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम से कांस्टेंट प्रेशर कर देंगे कि घुमा फिर के वही तो है, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर वही चीज़ है। या आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल तो पहले ही ले चुके हैं हम लोग सब में, बचा कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम भी ले चुके हैं, कांस्टेंट प्रेशर बचा, तो कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे हम लोग ले लिए, कांस्टेंट प्रेशर 2 हम लोग ले लिए। ठीक है, चलिए ठीक है। हीट एडिशन, लेकिन अभी भी बात वही है, तीनों में अभी तक कार्नोट रहे, इरिक्सन रहे या फिर आपका स्टर्लिन रहे, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन विल बी एट से कांस्टेंट टेम्परेचर आपका प्रोसेस में होगा, यानी आइसोथर्मल में होगा। क्लियर, चलिए। तो इस बार क्या होगा, देखो यहां ध्यान से, इस बार क्या होगा कि भाई साहब पहली बात तो ये है मेरा क्या है, 2 आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल फिर से पीवी डायग्राम में आइसोथर्मल का ग्राफ तो ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा, क्योंकि इससे पहले भी आप देखोगे तो सेम ही था, ये रहा मेरा आइसोथर्मल, ये रहा आइसोथर्मल, और इससे पहले भी अगर बात करेंगे कार्नोट में, तो कार्नोट भी सेम ही था, ये रहा आइसोथर्मल, एक सेकंड, ये रहा आइसोथर्मल, ये रहा आइसोथर्मल, इसी तरह ग्राफ जाएगा, यहाँ भी ऐसे ही ग्राफ है, यहाँ भी आपका ऐसे ही ग्राफ है, और यहाँ भी आपका ऐसे ही ग्राफ है, बस इस तरह समझाएगा, लेकिन एक तरह से ऐसे ही रहता है, बस यहाँ पे समझाने के लिए कि दोनों को मिलाना है ना, इसलिए इसको ऊपर ले गया, थोड़ा इस तरह मिला दिया गया, और ये पूरा नीचे ले गया इसको मिलाने के लिए, क्योंकि इस बार हम लोग कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं, तो ये मैंने 2 लिया टेम्परेचर का। अब इस बार क्या कांस्टेंट प्रेशर, तो भाई कांस्टेंट प्रेशर ये मैंने लिया है कांस्टेंट प्रेशर, और अगर टीएस डायग्राम इसको बात करेंगे तो 2 तो आइसोथर्मल, अभी भी मेरा आइसोथर्मल में तो ये सही जाएगा, आइसोथर्मल है। ठीक है, और अगर बात करें कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर ये हो गया, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम का ज़्यादा स्ट्रिप होता है। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रिप रहता है, वो जल्दी आपका स्लोप करेगा, खैर छोड़ो वो बात की बात है। तो ये मेरा बन गया। ठीक है, ठीक है, ये 4 प्रोसेस आ गया। ये इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, एडवांटेज ऑफ इरिक्सन साइकिल ओवर स्टर्लिन साइकिल, स्टर्लिन साइकिल से इरिक्सन साइकिल को बनाने के पीछे कोई तो मकसद होगा, कुछ तो बेनिफिट के लिए, तो इरिक्सन साइकिल ओवर, चाहे मैं बात करूंगा स्टर्लिन का या कार्नोट से, अच्छा ये है कि इसमें कम से कम मेरा प्रेशर रेशियो था, प्रेशर रेशियो इसमें कम था, यही इसका फायदा था, प्रेशर रेशियो कम था। अब बोलेंगे सर प्रेशर रेशियो क्या है, ये थोड़ा समझा दीजिए। बिल्कुल समझो ना, बिल्कुल समझो। देखो यहाँ से अगर आप प्रेशर रेशियो ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है, पहली बात 1 से लेकर 4 तक देखो, क्या यहाँ पे कोई प्रेशर वेरी हो रहा है, भाई साहब ये तो पहले बोल दिया कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर तो यहाँ कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा, वेरी बस कर रहा था 1 से लेकर यहाँ तक के बीच में, 1 से 2, और अगर 3 4, क्योंकि देखो फिर से 2 से 3 के बीच कांस्टेंट प्रेशर है, तो ये तो फिर से लाइन सेम हो गया, और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब घुमा फिरा के बात करेंगे तो आपका यहाँ से लेकर यहीं तक जो है ना, यही आपका यहाँ से लेकर यहीं तक आपका प्रेशर रेशियो है, मतलब चेंज हो रहा प्रेशर, मतलब यहाँ पे हम लोग V2 मान लो, कोई भी V2 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है मेरा V1 है, V2 बाई V1 या फिर V3 बाई V4 कुछ भी मान लो, यही आपका प्रेशर रेशियो इतने था। लेकिन इससे पहले देखो प्रेशर रेशियो बहुत ज़्यादा था। अगर मैं बात करूँगा जैसे स्टर्लिन साइकिल में, तो स्टर्लिन साइकिल में देखो प्रेशर कितना चेंज हो रहा था, पहले यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है, ये पहले मान लो यहाँ पे मेरा P1 था, फिर P2 हुआ, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम है, लेकिन प्रेशर तो बढ़ ही रहा है, तो प्रेशर अभी भी बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ के देखो यहाँ तक पहुँच गया, तो देखो बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे चेंज होता था। यहाँ देखो यहाँ बस एक ही बारी, यहाँ बस एक ही बारी प्रेशर चेंज हुआ, दैट्स इट, यहाँ से लेकर यहीं तक, दैट्स इट, इसके बाद और कहीं पे प्रेशर चेंज हो नहीं रहा है, ये अच्छी बात है। और पूरा का पूरा अगर बात करें हम लोग किसके, कार्नोट में, तो कार्नोट का तो बात ही मत करो, इसमें तो पूरा का पूरा साइकिल में आपका प्रेशर वेरी होता था, पहले यहाँ से यहाँ हुआ, फिर प्रेशर आपका बढ़ा, ठीक है, P1 से लेकर आपका P2 तक गया, फिर P3 तक गया, फिर P3 हुआ, फिर घटा, फिर P4 हुआ, फिर घटा, तो घटा बढ़ा भाई, इसलिए तो मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालते थे हम लोग कार्नोट में, इजंट इट। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस जो प्रेशर है उसके रेशियो को घटाने का यहाँ पे हेल्प आया, ठीक है, वो चीज स्मॉल प्रेशर रेशियो इससे मुझे मिला, इसीलिए ये मेरा स्टर्लिन से और कार्नोट से अच्छा हुआ, बस इसी में, ठीक है। लेकिन अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल फिर भी अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरा वही बात है कि कार्नोट ही हो जाता, उसी के सेम आ जाता, क्योंकि आइसोथर्मल लेके चला गया है, ठीक है। तो ये आपका समझ गए, प्रेशर रेशियो यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, फिर से बात वही है, अगर मैं निकालूंगा एफिशिएंसी तो सेम ही आएगा, है ना, सेम ही इसका आएगा। तो देखो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन पिस्टन सिलेंडर इंजन बट अप्रोचिंग टुवर्ड गेट टर्बाइन साइकिल, लेकिन देखो ये भी प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग गैस टरबाइन साइकिल में इसका यूज कर सकते हैं, इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि गैस टरबाइन साइकिल में यूज किया जाता है आइसोथर्मल का प्रोसेस और टू कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस, टू कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस। आप बोलेंगे सर यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस का यूज किया जाता है, हाँ यूज किया जाता है ब्रेटन साइकिल में, इसको ब्रेटन साइकिल भी कहते हैं, इसको हम लोग ब्रेटन साइकिल भी बोलते हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसको अपने तरीके से इसको किया जाता है एज अ लिमिटेड प्रेशर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ना, इंपॉर्टेंट ये है, देखो एक चीज समझना, ध्यान देना, जब मैं बोलता हूँ ना कि आइसोथर्मल ले लिया, आइसोथर्मल ले लिया,
है ना। तो आइसोथर्मल में नहीं चला सकते हैं, एक लिमिटेड केस में चला सकते हो कि आप सिर्फ स्लो चलाओ, समझे, सिर्फ स्लो चलाओ, चला सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट खतरनाक मेरा कार्नोट क्यों था, अगर इन सबसे कंपेयर किया जाए तो, इन सबसे कंपेयर किया जाए तो कार्नोट क्यों खतरनाक था, क्योंकि कार्नोट में दो मेरा जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट होता था, मैंने स्लो होता था, जो कि आइसोथर्मल, और दो वेरी फास्ट होता था, मतलब स्लो और फास्ट, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डेंजर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ फिर भी लिमिटेशन के साथ साथ यूज किया जाता था स्टर्लिन का, क्योंकि देखो आपको कहा गया है स्टर्लिन अर्लियर टाइम में हॉट एयर इंजन में यूज किया जाता था, भाई कम से कम दे रहा जो भी है दिक्कत है, लेकिन फिर भी किया जाता था जैसे तैसे, क्योंकि पॉसिबल तो है ही ना, क्योंकि स्लो कर रहा था, ठीक है स्लो हो रहा है, लेकिन स्लो और फास्ट बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए कार्नोट को तो कर ही नहीं जा सकता, इसको लिमिटेशन के साथ प्रयोग किया जा सकता है, यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये होगा इरेक्शन का, समझ गए आप। तो ये इसीलिए वो राग है प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है इन पिस्टन सिलेंडर, लेकिन हाँ इसको हम लोग गैस टरबाइन साइकिल में यूज कर सकते हैं, लेकिन विथ लार्ज नंबर ऑफ स्टेज ज्यादा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कहा, स्मॉल प्रेशर रेशियो, इसमें प्रेशर जो है बहुत ही कम होगा, और यू नो दैट मैंने कहा था फिर से कि भाई प्रेशर ज्यादा जितना होगा ना वो बहुत फायदेमंद होता है, प्रेशर होगा तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा, कंबसन में बहुत अच्छा होता है। तो क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ स्टेज जब करते हैं ना तो उससे प्रेशर रेशियो को बढ़ाया जाता है। तो देखो यहाँ पे क्यों लार्ज नंबर ऑफ स्टेज लिया जाता है, कि जब आप लार्ज नंबर ऑफ स्टेज लेते हो ना गैस टरबाइन साइकिल में, तो देन प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज इरिक्शन साइकिल हैज ए स्मॉल प्रेशर रेशियो, सो इसके प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करने के लिए गैस टरबाइन साइकिल बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ प्रेशर में काम करता है, समझ आया, ठीक है, बिकॉज टरबाइन वर्क्स ऑन कांस्टेंट प्रेशर। और क्यों इसको भाई, क्यों हम लोग आपके जो इरेक्शन साइकिल है उसको यूज किया जाता है आपके गैस टरबाइन साइकिल में, क्योंकि गैस टरबाइन साइकिल में ये दो जो प्रोसेस होता दो प्रोसेस वो कांस्टेंट प्रेशर में होता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे ब्रेटन साइकिल, उसको हम लोग गैस टरबाइन साइकिल कहते हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, पहली बात ये समझना, इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जिसमें करते क्या आते हैं, एट लिमिटेड प्रेशर रेशियो ब्रेटन साइकिल रन बिकॉज वी यूज एडियाबेटिक प्रोसेस इंस्टेड ऑफ आइसोथर्मल। देखो देखो एक सेकंड, आइसोथर्मल बोल रहे थे, आइसोथर्मल को कट करके, क्योंकि अभी तक हम लोग आइसोथर्मल लिए हैं, देखो यहाँ भी आइसोथर्मल है, सब में आइसोथर्मल है, आपको पता ही है। तो आइसोथर्मल की जगह में हम लोग लिखते हैं क्या है, एडियाबेटिक लेते हैं, एडियाबेटिक लेते हैं, और दो क्या लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ले लेते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब अभी तक देखो इसके बाद क्या करा गया कि भाई यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर ले लिया गया आइसो, तो इस बार आइसोथर्मल को हटा दिया गया, और आइसोथर्मल के लिए बोला कि एक काम करते हैं ना हम लोग, यहाँ ले लेते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, ठीक है, दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक ले लेते हैं और दो कांस्टेंट प्रेशर वाला लेते हैं, तो उससे बना क्या मेरा ब्रेटन साइकिल। तो आगे चलकर मेरा इरेक्शन से बना है मेरा ब्रेटन साइकिल, जिसका प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कि पहली बात आप पूरा स्टेटमेंट देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो आइसोथर्मल है उसको हटा दिया गया, आइसोथर्मल को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, तो बहुत ही अच्छी तरह से, तो भाई अब तो बहुत स्मूथली चलेगा, टेंशन ही नहीं है, समझ आया। हाँ अलग बात है कि आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ चला सकते हैं। तो ये चीज हो गया, ठीक है, ये चीज आपका यहाँ पे हो गया। चलिए आज जो है इलेक्ट्रिकल की क्लास नहीं है, अब मैं मेनली जो है आगे क्लास ले सकता हूँ, दैट्स ए वेरी गुड थिंग, लेकिन मैंने पीपीटी ऐड नहीं करा है, तो कोई बात नहीं, आज आप लोग का क्लास चलाएंगे हम लोग, ठीक है। अभी सर से मुझे कंफर्मेशन मिला कि आज आप लोग का इलेक्ट्रिकल का क्लास नहीं है, तो मैं आप लोग का क्लास आगे बढ़ा सकता हूँ। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे ऑटो साइकिल का, लेकिन ऑटो साइकिल का हाँ ठीक है देख लेते जितना मेरा हो सके, ठीक है, नहीं तो कुछ देर बाद आ जाएगा, क्योंकि पीपीटी आपका ऐड पूरा नहीं किए हैं, ये मैंने, क्योंकि मुझे लगा था कि आपका 9 बजे तक ही क्लास चलेगा। खैर अभी हम लोग देख लेते हैं जितना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करा गया, इसका यूज हम लोग करते हैं किसमें, गैस टरबाइन साइकिल में, किसका यूज, कांस्टेंट प्रेशर का यूज, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं दो, और दो हम लोग लेते हैं मतलब सॉरी बार बार आइसोथर्मल आ रहा, दो एडियाबेटिक का यूज करते हैं हम लोग, दो एडियाबेटिक प्रोसेस का यूज करके इसको यूज किया जाता है। क्यों भाई, लार्ज नंबर ऑफ स्टेज के साथ, क्योंकि ये यू नो दैट कि इसमें मुझे लिमिटेड प्रेशर चाहिए, लिमिटेड प्रेशर अगर नहीं रहेगा तो काम नहीं कर पाएगा, और प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम लोग लार्ज नंबर ऑफ स्टेज लेते हैं ताकि प्रेशर मेरा बढ़े, प्रेशर रेशियो मेरा बढ़े। क्लियर माई पॉइंट और नॉट। चलिए तो यही चीज यहाँ तक समझ आया कि बताइए कि नहीं, यहाँ तक अगर समझ आ गया तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड योर ऑटो साइकिल, दैट इज कॉल्ड योर ऑटो साइकिल। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, लेट मी नो, बताइए। अगर कोई डाउट है तो वो मुझे बताइए, अगर समझ आया तब तो बहुत अच्छी बात है। बताओ, मुझे लग रहा है यहाँ पे दो ही बच्चा तो देखेगा, या तो नेगी बोलेगा या सो ब्लास्टर बोलेगा। बताइए डियर स्टूडेंट, आप लोगों को क्या क्लियर है, क्या आप लोगों को क्लियर है इतना बात।
बताइए, फटाफट रिप्लाई करिए आप, है ना। क्वेश्चन एक आया है, कम प्रेशर रेशियो का प्रैक्टिकली क्या फायदा है। कम प्रेशर तो मैंने कहा ना कि कम प्रेशर हम लोग बनाते हैं किसमें, कम प्रैक्टिकली। इससे देखो फायदा ये है कि अगर हम लोग कम प्रेशर रेशियो लेते हैं, कम प्रेशर रेशियो लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो प्रेशर है उसको कैलकुलेट करने में बहुत ईजी होगा। क्योंकि याद होगा कि कार्नोट साइकिल में जो हम लोग प्रेशर इतना होता था तो हम लोग मीन इफेक्टिव प्रेशर एक एक्स्ट्रा निकालना पड़ता था। अगर आप प्रेशर को कैलकुलेट करते हो उसके लिए आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर लेना पड़ता था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ही वेरी करता था। तो उस चीज को देखो, ये सभी ना रिसर्च वाला टाइम है, रिसर्च वाले टाइम में वो सबको किया गया कि अगर ये करते तो क्या होता, ये करते तो क्या होता, लेकिन जो भी किया गया वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस आपको समझ लेना कि यहाँ पे अगर हम लोग कम लेते हैं ना प्रेशर रेशियो, तो कम प्रेशर रेशियो लेते हैं तो फायदा ये होता है कि हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट करना काफी ईजी हो जाता है, उसमें डिफिकल्टी आपको फेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यही बस आपका एडवांटेज, इसलिए लिख दिया यहाँ पे आपको अच्छी तरह से, द एडवांटेज ऑफ द रिएक्शन सेल ओवर द स्टर्लिन इज स्मॉल प्रेशर रेशियो, बस। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंजन है जो कि कम प्रेशर में काम नहीं करता। जैसे अगर बात करेंगे ऑटो में, ऑटो साइकिल, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ऑटो साइकिल, ऑटो आपका लो प्रेशर में काम चल जाएगा, ये लो प्रेशर में काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बताया था आपको कि इसमें जो फ्यूल अंदर में रहता है, सिलेंडर के अंदर जो मेरा फ्यूल रहता है, वो फ्यूल क्या क्या रहता है, फ्यूल मेरा रहता है एयर और पेट्रोल रहता है। क्या रहता है? एयर और पेट्रोल हम लोग डालते हैं। और यहाँ लगा रहता है मेरा स्पार्क प्लग। क्या रहता है? स्पार्क प्लग। तो कंप्रेशन जब हम लोग लगाते हैं, मीन्स पैरामीटर बिकम लेस, सिस्टम कैलकुलेशन मोर सिंपलर। यस, बस वही चीज़ है, पैरामीटर कम रहेगा, ये होगा कैलकुलेशन में। तो देखो आपको एग्जांपल समझो, जैसे ऑटो साइकिल में है, लो प्रेशर में काम कर सकता है, उसके लिए बहुत अच्छा बात है, इरिक्शन का यूज करके आगे चलकर जो इससे हेल्प मिला है वो ऑटो साइकिल में मिला है। क्योंकि लो प्रेशर क्यों में समझो, इसमें रहता है स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग से स्पार्क खाली देते हैं तो एयर पेट्रोल को अंदर डाला जाता है, पहले सक्शन कर जाता है, यानी पिस्टन नीचे आता है, फिर दबाया जाता है, कंप्रेशन होता है। जब कंप्रेशन होता है और हाई प्रेशर में पहुंच जाता है, हाई प्रेशर या टेम्परेचर में पहुंच जाता है मेरा एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर, तो स्पार्क प्लग देता है और वहां पे ब्लास्ट होता है, यानी कि पावर स्ट्रोक मिल जाता है, फिर एग्जॉस्ट होता है, धुआं निकल जाता है। लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ लो क्यों? लो क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पार्क प्लग स्पार्क जनरेट कर रहा है, उस आग लगाने के लिए स्पार्क प्लग है। लेकिन अगर बात करेंगे डीजल इंजन का, तो जब मैं यहाँ पे डीजल इंजन लेके चलता हूं, डीजल इंजन में क्या था डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अंदर में ठीक है, ये मेरा सिलेंडर रहा, अंदर में मेरा सिर्फ और सिर्फ एयर लेते हैं एज ए फ्यूल के तौर पे। मैं आपको समझाऊंगा, सिर्फ इंटेक से, इनलेट वाल्व से जो यहाँ अंदर आता है ना, यहाँ पे इनलेट वाल्व से मेरा एयर पेट्रोल दोनों अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा एयर अंदर आता है। तो बोले सर डीजल कब छिड़का जाता है? तो डीजल इसको डाला जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। इसीलिए कहा जाता है कि बताओ ऑटो डीजल साइकिल में क्या अंतर है? बहुत अंतर होता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा एक अंतर होता है कि फ्यूल के तौर पे ऑटो साइकिल में एयर पेट्रोल का यूज करते हैं, इसमें सिर्फ एयर का यूज करते हैं, यानी इनलेट होता है। और दूसरा चीज, इसमें हम लोग स्पार्क प्लग का यूज करते हैं, लेकिन ऑटो डीजल साइकिल में स्पार्क प्लग का यूज नहीं करते हैं, स्पार्क प्लग का यूज नहीं करते। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम लोग यूज करते हैं आपके दैट इज कॉल योर, याद नहीं आ रहा मेरे दिमाग में भाई, इसमें यूज किया जाता है इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर। क्या यूज किया जाता है? याद आ गया, फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है, फ्यूल इंजेक्ट, जिसका काम रहता है डीजल को इंजेक्ट करना। अब मेरा बात समझो, वो डीजल इंजेक्टर है, मतलब तेल डालेगा, सिर्फ तेल, वहां पे फ्यूल डाला जा रहा है। तो इसके लिए जो एयर वगैरह रहता है इसके अंदर, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना बहुत जरूरी है। मतलब जो ऑटो में जो एयर का कंप्रेशन होता है, जैसे यहाँ भी सक्शन हुआ, एयर आया, फिर कंप्रेस हुआ, तो यहाँ पे जो प्रेशर और टेम्परेचर मेरा बढ़ता है वो कई गुना ज्यादा होना चाहिए आपके ऑटो साइकिल से, यानी ऑटो में जो आपका एयर पेट्रोल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डीजल डाला जाता है सिर्फ डीजल है, स्पार्क प्लग नहीं है, इसलिए इसका टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा, तो यहाँ पे मेरा प्रेशर रेशियो ज्यादा चाहिए। क्लियर? तो इस तरह से चीजें है, तो ये चीज हो जाता है। और यही रीजन है कि और एक चीज कार्बोरेटर का यूज किया जाता है आपके ऑटो साइकिल में, क्योंकि कार्बोरेटर का काम होता है एयर और पेट्रोल को मिक्स करना, तो इसलिए कार्बोरेटर का यहाँ पे यूज करते हैं। तो ऑटो में कार्बोरेटर होता है और स्पार्क प्लग होता है, और डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता, क्योंकि इसमें एयर पेट्रोल का मिक्स ही नहीं करना है, इसमें तो एयर आ रहा है, डीजल छिड़का जाता है तो अलग लगता है। ठीक है,
बाकी कंप्रेशन रेशियो वगैरह सब देखेंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये आपको बताएंगे कि ऑटो साइकिल क्या होता है, इसके बारे में समझाया जाएगा। फिर डीजल, तो नोट्स आपका है ही नहीं, मैं यहाँ तक ख़त्म कर दिया है, इसको कंप्लीट मुझे बताना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।